नमस्ते दोस्तों, जैसे कि हम नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर शुरू कर चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। आप सब ने उसे देखा है और इसको कंटिन्यूअसली रेगुलरली आपको फॉलो करना है और एक एक चैप्टर को नोट्स के साथ आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो सीरीज़ है इसमें हम जो भी लेक्चर्स है उसको नोट मेकिंग के साथ कंप्लीट कर रहे हैं और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी आपका है ही, जहाँ पे आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पे काफ़ी इंटरेक्टिव चीज़ें भी होती है, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इन बिटवीन द लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, कुछ टास्क देता हूँ और वो टास्क के आप आंसर भी करते हो कमेंट सेक्शन में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये चीज़ें आप कर रहे हो, इससे ये पता चलता है कि आप कितने रेगुलरली अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो पिछला जो लेक्चर था जो कि नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर पे था, सो जिन एस्पिरेंट्स ने पिछले वीडियो के मेरे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं उनका नाम है रोहित जी और सौजन्य जी। तो चलिए रोहित जी और सौजन्य जी ने हमें जो आंसर्स भेजे हैं वो क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियो था जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं रोहित जी ने हमें भेजा है कंटेम्प्रेरी इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंट लोकेशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जो स्टेट से जाते हैं वो कौन से है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सुएज कैनल के बारे में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिनके कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है या फिर जो कोई कोस्ट पे नहीं आते उनके नाम, और स्टेट्स जो है वो 4 कैटेगरी में कॉमन फ्रंटियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बांटे गए हैं वो सब उन्होंने लिखी है। तो देखिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है रोहित जी ने। थैंक यू सो मच रोहित जी, इतनी अच्छी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। दूसरा जो कमेंट आया वो है सौजन्य जी का। सौजन्य जी ने स्टेट्स लिखे जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, यूनियन टेरिटरी वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे कौन से वो लिखा है, स्मॉलर स्टेट और लार्जर स्टेट की बात की गई है, एरिया वाइज स्टेट जो है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है वो यहाँ पे लिखा गया और 4 ग्रुप्स में यहाँ पे स्टेट्स को बांटा गया है, ये भी उन्होंने लिखा है। तो बहुत अच्छी एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिली है सौजन्य जी से। तो सौजन्य जी और रोहित जी, आप सब ने, आप दोनों के जो आपने हमें हेल्प की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज का जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर उसे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी। उस चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं और आपके क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। आपके पास ये वीडियो लेक्चर देखते वक्त आपकी मैप बुक रखी हुई है। दूसरी बात, आपके पास जो रखा हुआ है वो आपके नोट्स रखे हुए हैं, आपके पेन पूरी तरह से अच्छे से अपने रखे हुए हैं और जो भी आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आपके पास है। नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये सब लेके आइए। तो ठीक है, आप सब ने ये सब चीज़ें ला ली हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी। सबसे पहले देखिए, शुरुआत में उन्होंने हमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या क्या आपने पहले पढ़ा है। वो ये कहते हैं कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। ये आपको पता है, इंडिया में अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स भी है। तो हम कहेंगे कि आपको ये लिखना है कमेंट सेक्शन में आप किस तरह के टेरेन में आप रहते हैं, है ना। जैसे आप हिली रीजन में रहते हैं, आप प्लेन्स में रहते हैं, आप प्लेट्यू में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, है ना। इफ़ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन लैंड, है ना। तो आपको वो पता होगा कि प्लेन लैंड कैसी होती है। अगर आप हिली रीजन में रहते हैं तो आपको रग्ड टेरेन पता होगा जो बहुत ऊपर नीचे होता है, एक साथ ऐसा हम कहेंगे इवन नहीं होता है, वैलीज और माउंटेन्स देखने मिलते हैं। इनफैक्ट हमारे देश में देखा गया तो अलग अलग फिजिकल फीचर्स, अगर सभी लोगों ने कमेंट में लिखा तो सोचिए हमें कितने अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह से रहने वाली जगह उनकी पता चलेगी। तो लिखिए और ये हमें पता होने दीजिए कि हमारी कंट्री सच में कितने अलग अलग लैंडफॉर्म से बनी हुई है। देखा गया तो हमारी कंट्री में बहुत सारे फिजिकल फीचर्स है अर्थ के, जैसे कि माउंटेन्स है हमारे कंट्री में, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, प्लेट्यूज है, आइलैंड्स है, एवरीथिंग वी हैव इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री की खास बात यही है, स्पेशलिटी यही कि यहाँ सब कुछ देखने मिलता है। लैंड जो है इंडिया की, वहाँ पे बड़े फिजिकल वेरिएशंस आपको देखने मिलते हैं, अलग अलग फिजिकल फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। ये भी हम अभी इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले। जियोलॉजिकली देखा गया तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है वहाँ पे वो एक एंशियंट लैंड मास है अर्थ के सरफेस का, बहुत पुराना है। पेनिनसुला यानी आपको पता है इंडिया के नीचे का पोर्शन जो होता है, जहाँ पे हम कहेंगे कि सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड, वो वाला जो पोर्शन होता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। जैसे कि ये नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये एक वाटर बॉडी जो अरेबियन सी आपको दिख रही है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी जो है यहाँ पे इंडियन ओशन दिख रही है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल दिख रही है, और ये जो पार्ट है ये है पेनिनसुला। तो इंडिया का जो पेनिनसुला है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है, ये भी आपको पता चलता है अर्थ के सरफेस पे। और हम ये भी कहेंगे कि
इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, है ना, तो बहुत स्टेबल है, बहुत सालों से वहीं पे हमें वो उसी तरह से हमें देखने मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी पहले की लोकेशन वहीं पे थी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक और ये सब जब हम आगे पढ़ेंगे तो उस पर भी कुछ थ्योरीज है, बट आगे के एनसीईआरटी की बात है। बट यही कहूँगा कि काफ़ी स्टेबल लैंड ब्लॉक है। हिमालयस जो है और नॉर्दर्न प्लेन जो है, ये मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स है, ये उतने पुराने नहीं है, अभी अभी बने हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हम कहेंगे, हिमालय भी यंग माउंटेन है, अभी अभी बना हुआ है, अभी अभी, यानी ऐसा मत समझिए कल या परसों बना या कुछ महीने या साल पहले, बहुत टाइम पहले, फिर भी नया भी बोलोगे तो हम आगे हम यही कहेंगे कि जियोलॉजी की अगर बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स जो है ना, तो वो एक अनस्टेबल जोन है, जो कि मूवमेंट वहाँ पे ज़्यादा होती है प्लेट्स की, तो वो एक स्टेबल जोन नहीं है। स्टेबल नहीं है तो वहाँ पे आपको अर्थक्वेक्स और ये सब आसपास देखने मिलते भी हैं। अगर देखा गया तो होल माउंटेन सिस्टम जो है हिमालय का, वो एक यूथफुल टोपोग्राफी है विथ हाई पिक्स, डीप वैलीज, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ देखने मिलती है। हिमालय से कितनी तो भी रिवर्स ओरिजिनेट होती है आप देखोगे तो। और अगर देखा गया तो बहुत, यानी वहाँ मूवमेंट से, तभी तो फोल्डिंग के थ्रू, है ना, जो लैंड की जो मूवमेंट हो रही है उसके थ्रू वो माउंटेन बना हुआ है। ये सब प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है। एक एक एनसीईआरटी में एक हम लेवल अप करते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो एल्यूवियल डिपॉजिट से बने हुए हैं, जो नदी अपने साथ लेके आती है, ऐसे डिपॉजिट्स जो होते हैं उससे बने हुए हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन के अलावा हम कहेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है, वहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है। मैं आपको पहले के एनसीईआरटी में बता चुका हूँ इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, है ना। तो हम यही कहेंगे कि जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, वहाँ पे आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक देखने मिलते हैं। तो जो इरप्शन होते हैं वोल्केनो के, उससे ही ये इग्नियस रॉक्स बनते हैं, और रॉक्स जो फॉर्म चेंज करते हैं उसमें मेटामॉर्फिक होते हैं। तो ये चीज़ें हमने वैसे भी पहले पढ़ी हैं और आप लोगों को ये अच्छे से पता भी है, आई नो। तो अभी हमें ये जो था, ये एक इंट्रोडक्शन था कि आपने पहले क्या क्या पढ़ा, वो चीज़ें सिर्फ याद दिलाने का वहाँ पे काम था। तो चलिए जो फर्स्ट टॉपिक है उसे पढ़ते हैं, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले अपने नोट्स लीजिए, अपने पेन उठाइए और अब जो चीज़ें मैं बोलूँगा उसको लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको जो चीज़ें लिखनी है अपने नोट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको अभी गाइड करूँगा आपको क्या क्या लिखना है, तो कुछ चीज़ें मैं भी आपको लिखाऊंगा और कुछ चीज़ों में मैं गाइड करूँगा। सबसे पहले आपको लिखने हैं मेजर, बट ये जो चीज़ें मैं लिखता हूँ ये, चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ जहाँ पर मैप है, ताकि आपको बता भी सकूँ, या फिर ठीक है पहले देख लेते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। सबसे पहला जो है वो लिखेंगे हिमालयन माउंटेन्स, द हिमालयन माउंटेन्स। दूसरा जो डिवीजन है वो है नॉर्दर्न प्लेन। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ मैप पे, तो मैप पे आप देखेंगे, अभी तो आप ये लिख रहे हैं मेरे साथ साथ। तीसरा जो है वो आएगा द पेनिनसुलर प्लेट्यू। चौथा जो डिवीजन है वो है द इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ वन जो आएगा वो आएगा द कोस्टल प्लेन्स। आप इसको, मैं ये कहूँगा कि आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। और आखिरी जो आता है वो है द आइलैंड्स। ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे लिख ली है मेरे साथ साथ। अब जो मैं आपको बताऊँगा मैप पे, अब अपने मैप बुक ओपन कीजिएगा और ओपन करके साथ साथ स्क्रीन पे भी देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक एक बताता हूँ। ये जो ऊपर का आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस वन, ये जो पोर्शन है ये पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जिसको कहा जाता है हिमालयन माउंटेन्स। ये पूरे हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा मैं आपको जो बताऊंगा, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन है जो आपको देखने मिल रहा है, ये दूसरा डिवीजन, ये है प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद आएंगे तीसरे डिवीजन पे। तीसरा डिवीजन जो हमने लिखा है आपके नोट्स में आप देख सकते हैं, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुला तो आपको मैंने बताया है, ठीक है, पेनिनसुला आप जानते ही हैं, ये पूरा पेनिनसुला जहाँ पे सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। उसके बाद अब आगे आते हो तो फोर्थ जो आपने पढ़ा वो था इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे आपको इंडियन डेजर्ट देखने मिलते हैं, तो ये इंडियन डेजर्ट, ये है अगला फिजियोग्राफिक डिवीजन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप आगे आते हो तो आपको देखने मिलता है कोस्टल प्लेन्स। आपको कोस्टल प्लेन्स जो देखने मिल रहे हैं
ठीक है, वो आप देख सकते हो। प्लेन्स वो रहेगा यहाँ पे कोस्ट पे, ठीक है। तो ये है कोस्टल प्लेन्स, ये कोस्टल प्लेन्स, तो ये है कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट से लगे हुए है ना, इसीलिए। उसके बाद आप आगे आओगे तो आइलैंड्स, यहाँ आपको देखने मिल रहे कुछ आइलैंड्स, लक्षद्वीप, यहाँ पे निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ये है कुछ आइलैंड्स। तो इंडिया के मैंने आपको 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन बताए हैं। और आज के टॉपिक, आज के लेक्चर में हमारा टारगेट क्या है, तो हमें यही सब चीज़ें तो यहाँ पे पढ़नी है। अब हम यही सब चीज़ों को एक एक करके पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहो तो आप इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हो, जैसे मैंने कहा। तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये आगे आगे आपका और ज़्यादा बढ़ते रहेगा, बट समझ जाइएगा कि यहाँ से आपका मेन नॉलेज शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे वो होगा हिमालयन माउंटेन्स। तो चलिए एनसीईआरटी हिमालयन माउंटेन्स के बारे में क्या कहती है ये देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया, नोट्स में भी इसको देख लिया और आपने इसको देख लिया है अपने मैप पे भी। उसके बाद हम हिमालयन माउंटेन्स पे आते हैं। तो द हिमालय जियोलॉजिकली यंग है ना, और एक स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे इंडिया के सिचुएटेड है। मैं ऑलरेडी आपको उसकी लोकेशन बता चुका और आप अपने मैप बुक पे देख भी रहे हैं, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन क्या होता है कि दो प्लेट्स जो होती है वो जब एक दूसरे के ऊपर आती है तो ऐसा फोल्ड होता है। आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, आप अपना एक पेज लीजिए, पेज को दोनों साइड से पुश कीजिए, जब पुश करोगे तो वो पेज ऊपर उठेगा, तो ये जो ऊपर उठा है वैसा ही माउंटेन का शेप मिलेगा। हिमालय ऐसा ही बना है। ये पूरी प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। हिमालय जो है वो यंग और फोल्ड माउंटेन है, तो इसको यंग फोल्ड माउंटेन हम कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो लिखेंगे आप अपने नोट्स में वो यही लिखेंगे, हिमालयन माउंटेन्स। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे, उसमें आप पहले लिखोगे यंग एंड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। दूसरा जो आप यहाँ पे आगे आते हो, तो दिस माउंटेन रेंजेस रन इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये अच्छे से याद रखिएगा, कौन से रिवर से कौन से रिवर तक वो जाता है ये यहाँ पे लिखा है। तो आप उसके डायरेक्शन भी लिखेंगे अगले पॉइंट पे, वो आप लिखोगे और वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला था मेरे साथ साथ नोट्स मेकिंग करोगे आप, तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लिखेगा, उसके साथ साथ लिखेगा फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। और जल्दी ही अभी के अभी इंडस रिवर को लोकेट कीजिए मैप पे और ब्रह्मपुत्र रिवर को लोकेट कीजिए। उसके साथ साथ आप लोगों को ये लिखना है कमेंट सेक्शन में कि इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ठीक है। तो उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगला अगर आप आओगे तो आपको देखने मिलता है, यहाँ पे मैं जो टास्क है उसको लिख लेते हैं हम। तो टास्क को आपको अलग से लिखना है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टास्क आपको लिखते रहने हैं, ठीक है। तो टास्क आपका अगला मिलता है वो है टास्क, पहला आपको मिल चुका है, वो ये मिला है कि आपको इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है वो पॉइंट लिखना है। दूसरी बात आपको ये भी लिखना है कि ये रिवर्स कौन कौन से कंट्रीज से पास होती हैं, ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है और इंडिया में ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है, ये लिखना है, ये दो रिवर्स, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, ये आपका टास्क है, आपको नोट्स में नोट डाउन करना और कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आने के बाद हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। हिमालय जो होता है ये लॉफ्टीएस्ट एक हम कहेंगे लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स इन द वर्ल्ड है ना, बहुत बड़ा है, ह्यूज है और रग्ड है ना। तो लॉफ्टी तो है ही, बट हम कहेंगे रग्ड भी है। रग्ड कैसे होते हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यानी बहुत सारे रेंजेस होते हैं, यानी हम कहेंगे इस तरह से आपको देखने मिलेगा है ना, या फिर हम कहेंगे कि ऐसा ऐसा है ना। तो इस तरह के माउंटेन है, वो रग्ड है काफ़ी ज़्यादा है ना, यानी हम इवन नहीं है बहुत ज़्यादा, ये कहेंगे तो रग्ड है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि लॉफ्टी है ना। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, ऐसा आर्क बनाते हैं। यहाँ पे एक उन्होंने पिक्चर दिया ही होगा, हम पिक्चर भी आगे देखेंगे तो मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा जो उन्होंने दिया है। तो चलिए पिक्चर देख लेते हैं, यानी आपको इमेजिन हो जाएगा। एनसीईआरटी में पिक्चर्स भी दिए होते हैं, देखिए इस तरह के हैं, रग्ड है, देखिए एक साथ नहीं है, ऐसे रग्ड है। उसके अलावा लॉफ्टी है, लॉफ्टी होने के साथ साथ जैसे आपको ये भी पता चला कि ये जो माउंटेन है ये एक आर्क बनाता है ना, आर्क जैसा बनाता है। और ये जो आर्क है ये 2400 किलोमीटर्स तक का इसका डिस्टेंस है, इतना लंबा माउंटेन है ये। अपने जो नोट्स है उसमें ये चीज़ लिखिएगा अभी ही, जो मैंने यहाँ पे बताई है कि ये आर्क बनाता है और इसका
लेंथ लिखिएगा, डिस्टेंस लिखिएगा 2400 किलोमीटर। अगला उसकी विड्थ लिखिएगा, उसकी विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर तक। वाइड देखिए कितना है, 400 किलोमीटर वाइड होना यानी कोई मजाक नहीं है ना। इन कश्मीर और कहीं कहीं पे छोटा है, विड्थ कम है, बट छोटी विड्थ भी 150 किलोमीटर की विड्थ है, तो कोई बहुत मजाक नहीं है उसकी विड्थ। बहुत बड़ा विड्थ के साथ रहने वाला और बहुत ज़्यादा लेंथ के साथ रहने वाला माउंटेन है। ऐसे ही उसको पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़ा माउंटेन नहीं कहा, यानी हम कहेंगे सबसे बड़ा पीक वहाँ पे सिचुएटेड इसी कारण है वहाँ पे, माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड का। उसके अलावा अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस जो है वो ईस्टर्न हाफ में आप जाओगे तो आपको वो ज़्यादा देखने मिलते हैं वेस्टर्न के मुकाबले। यानी आप देखोगे तो हिमालय का स्ट्रेच तो बहुत बड़ा है। चलिए ये अगर आप देख रहे हो तो जैसे उन्होंने बोला वो भी देखते, देखिए ये जो डायरेक्शन है आप जानते हो, ये जो डायरेक्शन है ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट डायरेक्शन है। देखो आर्क बना रहा है, आपको ये दिख ही रहा है, आर्क बना हुआ है ऐसा, और इसकी लेंथ भी है 2400 किलोमीटर। और जैसे उन्होंने बताया था कि कश्मीर के आसपास देखिए विड्थ बहुत दिख रही है, तो कश्मीर के आसपास आपको विड्थ उसकी लगभग हम कहेंगे कि 400 किलोमीटर तक देखने मिलती है। तो आगे आप जाओगे तो यहाँ पे विड्थ बहुत कम देखने मिल रही है। तो ये जो विड्थ यहाँ पे है वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास आपको विड्थ देखने मिलती है ना। तो ये विड्थ जो है ये कम ज़्यादा होते रहती है। आर्क बनाया हुआ है ये भी आपने देख लिया। उसके अलावा ये भी देखेंगे कि अल्टीट्यूडनल वेरिएशन यानी हाइट में वेरिएशंस, ऐसा कम ज़्यादा वेरिएशंस जो है उसके पीक में वो आपको ज़्यादा कहाँ देखने मिलते हैं। ये पॉइंट को अच्छे से मार्क कीजिएगा और पॉइंट को लिखिएगा भी। जो अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है वो ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा है, यानी ये ईस्ट साइड है, यहाँ पे आपको वेरिएशन जो है वो ज़्यादा देखने मिलते हैं, जबकि यहाँ पे वेरिएशन उतने नहीं देखने मिलेंगे, ये समझ जाइए। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं जो हिमालय से जुड़ी हुई है, इस तरह के फैक्ट्स है जो हिमालय से जुड़े, और एक एक चीज़ आप अपने नोट्स में लिखते आ रहे हैं। तो ये पॉइंट को भी आप लिखेंगे कि ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन कहाँ ज़्यादा है वो भी आप लिखोगे। उसके अलावा उसका डिस्टेंस कितना है वो भी लिखोगे, और विड्थ कहाँ कितनी है वो भी, इसको भी आप लिख के रखोगे। आगे अगर हम आते हैं तो हिमालय जो है उसमें 3 पैरेलल रेंजेस आती है। हिमालय का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड देखेंगे तो वहाँ पे आपको 3 पैरेलल रेंजेस देखने मिलती हैं, है ना। तो नंबर ऑफ वैलीज़ भी है वहाँ पे ना, वैलीज़ तो आपने देखी ही है किस तरह से होती है, तो वहाँ पे वैलीज़ भी है। मैं पहले के कुछ एनसीईआरटी के वीडियोज़ में आपको वैलीज़ के भी पिक्चर्स दिखा चुका हूँ। तो वहाँ काफ़ी सारी वैलीज़ होने के साथ साथ नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को ग्रेटर और इनर हिमालय कहा जाता है और हिमाद्री कहा जाता है। फिलहाल तो आप लिखेंगे, और लिखना कैसा है, सीधा सीधा लिखना, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज डैश देके लिखोगे ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री। उसके बाद ये कंटिन्यूस रेंज है जिसमें लॉफ्टीएस्ट पीक है, बहुत बड़े बड़े पीक है, उनकी एवरेज हाइट ही 6000 मीटर है। 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर ऊंचा, कितना बड़ा होगा, एवरेज बोल रहा हूँ, उसमें तो फिर बहुत बड़े बड़े भी हैं। तो इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, बड़े बड़े हिमालय के पीक यहीं पे देखने मिलते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज है उसको ग्रेटर या इनर हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, ये सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और इसको नोट्स में भी लिखते रहिएगा, जितने शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में लिखना है। जैसे मैंने आपको आगे पहले बताया भी था नोट्स को कितने शॉर्ट में बनाना है। आप शॉर्ट में नोट को बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। नोट्स में आप लिख रहे हैं। अगला, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज आपको ये जो देखने मिल रही है ये है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, और इसको कहा जाता है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, हिमाद्री और ग्रेट हिमालय। देखिए यहाँ पे आपको ये दिखेंगे पूरे, और ये यहाँ लिखा ही है ना, ये देखिए ग्रेट और यहाँ हिमालय, ये है ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय जो है वहाँ बड़े बड़े रेंजेस बिल्कुल हैं। उसके बाद आगे आते हैं और भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपको ये देखने मिलता है आगे कि सबसे पहली बात ये है कि द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय की बात चल रही है, ग्रेट हिमालय के जो फोल्ड्स है वो असिमेट्रिकल है नेचर में, सिमेट्री नहीं बनाते, यानी अगर आप उसको बीच से काटोगे तो अलग अलग सेम पार्ट आपको नहीं दिखते हैं, है ना। जैसे आप, मैं एक एग्जांपल आपको एक पिक्चर बना के देंगे, देखिए मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं, फिर भी मैं बहुत ट्राई करते रहता हूँ कि कुछ कुछ ड्राइंग्स अच्छी बना पाऊँ, बट ऐसी मेरी कोशिश हमेशा नाकाम होती है। फिर भी शायद आपको ये ड्राइंग पसंद आए, आई डोंट नो। तो ये जो दिख रहा है जैसा ये एक रेंज है, इस रेंज को अगर मैं बीच से काटूँ तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग दो हम कहेंगे सिमेट्रीज नहीं मिल रही है आपको। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये अलग अलग सिमेट्री है, तो सिमेट्रिकल नहीं कहेंगे आप इसको, ये मेरा कहना है। दूसरा, यहाँ पे अगर इस तरह का होता तो देखिए दोनों इक्वल पार्ट, तो किसी भी स्ट्रक्चर को जब आप बीच से तोड़ दो और इक्वल
स्ट्रक्चर्स मिले तो उसको सिमेट्रिकल कहा जाता है। तो हिमालय की अगर बात करें तो ग्रेटर हिमालय पे खासियत यही है, स्पेशलिटी कहो या उसकी कमी कहो, कि उसके जो फोल्ड्स है वो असिमेट्रिकल है नेचर में। और हम कहेंगे तो कोर जो है ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ये आपको बिल्कुल लिखना है, लिखते चलिए ग्रेट हिमालय लिखना है। कैसे लिखोगे फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो कितने शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रेट हिमालय की कर रहे हैं। ग्रेट हिमालय में आप क्या क्या लिख रहे हो मुझे पता है। ग्रेट हिमालय ऐसा आपने लिखा है हिमालयज में, उसमें आपने सबसे पहले लिखा है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, वो आप लिख लीजिएगा। मैं इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करके आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा मैंने जैसे कि आपको लिखना है लॉफ्टीएस्ट पीक्स, यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं लॉफ्टीएस्ट, ओके, पीक्स, ये भी आप लिखिएगा। उसके बाद आप आगे लिखेंगे इसी में वो रहेगा कि असिमेट्रिकल, ये लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ऐसे नोट्स होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है नोट्स का, ऐसे होने चाहिए। इतने शॉर्ट में पढ़ने में भाई मज़ा आना चाहिए। ऐसा बड़े बड़े सेंटेंस तो किताबों में भी लिखे हैं, तो हमें बड़े बड़े सेंटेंस लिख के नई बुक नहीं छापना है, नई बुक पब्लिश नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ऐसे नोट्स बनाना है जो हमारे रिवीजन के भी काम में। ये अगर देखा गया तो पेरेनियली स्नो बाउंडेड होता है, यानी इसमें 12 महीने स्नो आपको देखने मिलता है। और नंबर ऑफ ग्लेशियर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारे ग्लेशियर्स है। देखिए ग्लेशियर यहाँ पे दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिखता है हिमालय, देखो तो बहुत ही खूबसूरत और क्या चमकता है। यही तो स्पेशलिटी है हमारे देश की। हिमालय के बड़े बड़े पिक की बात करें, जो कि आपको पिक्स की बात करें जो आपको ग्रेटर हिमालय में देखने मिलते हैं, उसमें से सबसे ऊंचा पीक है माउंट एवरेस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिमालय में है और ऐसा रेंज है जो इंडिया में भी है। बट ये चीज़ है कि सबसे ऊंचा पीक इंडिया में नहीं है। ठीक है, अगर देखा गया तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है और इसकी हाइट 8,848 मीटर्स हाइट है। भाई एवरेस्ट की हाइट कोई कम नहीं है। कांचनजंगा जो है ये हम कहेंगे कि सेकेंड हाईएस्ट पीक है हिमालय का, और कांचनजंगा जो आता है ये इंडिया में है। कांचनजंगा की हाइट कम नहीं है, 8,598 मीटर्स। जितने भी लोग दार्जिलिंग के हैं, लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आप हिमालय को कितने, वो दार्जिलिंग कह करके लिखिए कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है कि दार्जिलिंग से जो व्यू कांचनजंगा का दिखता है वो बेहतरीन व्यू है। कांचनजंगा के लिए व्यू के लिए दार्जिलिंग को हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो कांचनजंगा ये एक और हाईएस्ट पीक, और यहाँ पे दिखाया है जैसे मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, ये फिर से नेपाल में है। उसके बाद नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो पीक है ये इंडिया में ही है और ये हम कहेंगे 8,126 है। अन्नपूर्णा करके पीक है, ये भी नेपाल में। नंदा देवी ये इंडिया में है। कामेत करके ये इंडिया में है। नामचा बारवा इंडिया में है। और गुरला मानधाता जो है ये भी हम कहेंगे नेपाल में है। तो इस तरह से ये कुछ टॉप पिक्स है हिमालय के जो कि ग्रेटर हिमालय में आपको देखने मिलता है। चलिए ग्रेटर हिमालय के थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ग्रेटर हिमालय को ऊपर आपने देखा, आप थोड़ा सा हिमालय के नीचे आते हैं तो रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के नीचे जो देखने मिलता है वो रेंज के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, वो मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम है और इसको हिमाचल कहा जाता है या लेसर हिमालय कहा जाता है। जितने लोग हिमाचल प्रदेश के और इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, यस। ओके, सो चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे आपको मैप में फिर से मैं दिखा दूँ, ये इंडिया का मैप है। इसमें आपको देखने मिल रहा है कि ये इसके साउथ में आपको हिमाचल देखने मिलेगा, तो आपको हिमाचल नीचे देखने मिलता है। हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल मोस्ट रग्ड है। अब मैं आपने रग्ड बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, एक तरह से है ना, हम यही कहेंगे कि इवन नहीं होते हैं, इस तरह के रग्ड होते हैं। तो यहाँ रग्ड आपको देखने मिलते हैं और उसके नीचे आता है लेजर हिमालय या फिर जिसको हिमाचल कहते हैं। रेंज जो आपको देखने मिलता है उसमें आपको ऑल्टर्ड रॉक और कॉम्प्रेस्ड रॉक देखने, हाईली कॉम्प्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक देखने मिलते हैं, यानी वो ओरिजिनल नहीं रहे, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, इस तरह के रॉक्स आपको देखने मिलते हैं। तो थोड़े कॉम्प्रेस्ड और ऑल्टर्ड है। यहाँ के एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। हाइट फिर भी देखा गया तो 3,700 से 4,500 मीटर तक की हाइट है, यानी 3,700 टू 4,500 मीटर्स तक की हाइट आपको यहाँ पर देखने मिलती है। विड्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। विड्थ की अगर बात करें तो 50 किलोमीटर तक की विड्थ है। बट भाई ये मजाक नहीं है, 50 किलोमीटर की विड्थ होना भी। 50 किलोमीटर जाने को प्लेन्स के एरिया में ही 1 घंटे का आसपास समय लगता है। पहाड़ों में तो आप सोच ही सकते हैं 50 किलोमीटर जाने को कितना टाइम लगता होगा, तो कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का भी।
ओके, सो ये हो गया। अगर यहाँ पे देखा गया तो पीर पंजल रेंज जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है इस रीजन में। पीर पंजल अपने मैप पे देखिए अभी पीर पंजल को, अगर आप देख पा रहे हैं तो, नहीं देख पाए तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले पीर पंजल को देख लीजिए, बाद में ही आगे बढ़िएगा। पीर पंजल जो है ये लॉन्गेस्ट पीक है। लॉन्गेस्ट पीक होने के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक भी है। धौलाधार है, महाभारत रेंजेस है, ये सब प्रोमिनेंट रेंजेस है जो आपको देखने मिलती है। और अगर देखा गया तो ये हाइट भी ज़्यादा नहीं और काफ़ी अच्छा एक हम कहेंगे कि उतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट होते रहता है। तो यहाँ पे जो रेंज है वहाँ पे कश्मीर की वैली भी आपको देखने मिलती है। कांगड़ा रीजन है, कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश की, और ये जो रीजन है ये हिल स्टेशंस के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। हिमालय का यही रीजन है, लेज़र हिमालय जिसको कहा जाता है, ये जाना जाता है अपने हिल स्टेशंस के लिए बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने विजिट किया होगा तो यहाँ पे कश्मीर के जितने लोग हैं, कांगड़ा कुल्लू के जितने लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, वो पूरे लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने स्टेट के नाम। ऐसी ही तो चीज़ें जिससे मैं आपको जान सकता हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं आपको जानूँ। तो यहाँ पे आगे जब हम आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी है। चलिए अपने टास्क यहाँ पे शुरू होते हैं। पहला टास्क आपका है कि नेम ऑफ द ग्लेशियर्स और पासेस लिखना है जो कि ग्रेट हिमालय में आपको देखने मिलते हैं। दूसरा, आपको जो नाम है स्टेट्स के जहाँ पे हाईएस्ट पीक्स लोकेटेड है उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कांचनजंगा कौन से स्टेट में आता है, नंगा पर्वत कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, कामेत कहाँ है, नामचा बारवा कहाँ पे है, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आगे आते हैं तो आपको और भी टास्क है। लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये अपने एटलास में देखने हैं। और आपको स्टेट के नाम भी लिखने हैं जहाँ पे ये लोकेटेड है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगेगा। और उनके और आप इमेजेस भी देखोगे गूगल पे तो आपका बहुत माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं तो बहुत चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे ही रहना चाहिए, कितना मज़ा आता होगा। तो जो लोग वहाँ के हैं है ना, उनके पास बहुत अच्छा नेचर आज भी है। आगे जब हम चलते हैं तो देखने मिलता है अगला रेंज, और वो है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय जो है वो शिवालिक है। ठीक है, अब हम आगे आ रहे हैं और तो आपको शिवालिक देखने मिलता है। अब शिवालिक रेंज को आपको देखना है, उसके भी नीचे शिवालिक देखने मिलता है। तो हम कहेंगे इसका जो एक्सटेंशन है ये कैसा है कैसा नहीं वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए नीचे शिवालिक, फिर से आपको मैप पे लेके आता और मैप पे हम अभी तीनों चीज़ें जान चुके हैं। जैसे हमने सबसे पहले ऊपर देखा ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे हम आएंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेसर हिमालय देखने मिलता है, और उसके नीचे आउटर हिमालय या फिर इसको शिवालिक रेंज कहते हैं। ऐसे रेंजेस आपको यहाँ पे देखने मिलती है। अब यहाँ पे हम शिवालिक की बात करें, शिवालिक रेंज पे जब हम आते हैं तो दे एक्सटेंड्स ओवर अ विड्थ। यहाँ पे देखिए विड्थ की बातें की जाएगी। उसका जो विड्थ आपको देखने मिलेगा वो 10 से 50 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा विड्थ वाला नहीं है। और अगर देखा गया तो एल्टीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 900 से 1100 मीटर तक के ऑल्टीट्यूड्स पे आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो वो आप ये सब चीज़ें नोट्स में लिख रहे हो। ठीक है, पिछली वाली चीज़ें भी आपने नोट्स में लिखी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या लिखना है यहाँ पे। दूसरे इसमें जैसे आप दूसरा हेडिंग जो सब हेडिंग डालते हैं वो डालोगे हिमाचल या फिर लेज़र हिमालय, उसमें आपने लिखा है कि वहाँ कॉम्प्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स है। अगला आपने लिखा है कि उसका एल्टीट्यूड हम कहेंगे कि 3700 टू 4500 मीटर्स। उसके अलावा आप एवरेज विड्थ लिखोगे अराउंड 50 किलोमीटर्स। आप पीर पंजल रेंज का नाम लिखोगे, धौलाधार लिखोगे, महाभारत रेंज लिखोगे एग्जाम्पल्स में। उसके अलावा आप रेंजेस में लिखोगे फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में, एंड ये भी लिखोगे इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन। अगला आपने सब हेडिंग डाल दिया शिवालिक, ये डालने के बाद उसकी विड्थ लिखोगे अराउंड आप लिखोगे 10 टू 50 किलोमीटर्स। अगला आपको बता दूं कि वहाँ का एल्टीट्यूड जो है वो भी आपको लिखना है 900 से 1100 मीटर्स। अभी ये जो रेंज है जो आपको देखने मिल रही है जिसको हम कहते हैं है ना शिवालिक, शिवालिक की अगर बात की जाए तो शिवालिक में आपको जो रॉक्स देखने मिलते हैं, जो सेडिमेंट्स देखने मिलते हैं, वो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स है जो रिवर्स ने लाए हुए हैं, है ना। रिवर्स अपने साथ साथ जो लाती है उसको सेडिमेंट्स कहा जाता है। जो भी चीज़ें बहा के लाती है नदी अपने साथ उसको कहीं पे जमा करते जाती है, तो वही सेडिमेंट्स आपको यहाँ ज़्यादा देखने मिलते हैं जो हिमालय रेंज से आने वाली नदियाँ हैं वो लेके आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि ये जो वैलीज़ है वहाँ पे आपको थिक ग्रेवल और एल्यूमियम देखने मिलेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे ग्रेवल और एल्यूमियम ये देखने मिलते हैं, ये भी आपको लिखना है कि वहाँ ग्रेवल एंड एल्यूमियम है। अब ग्रेवल और एल्यूमियम क्या है ये तो आप वैसे जानते ही होंगे, बट नहीं भी पता होगा तो आपको अपने नोट्स में लिख के वैसे रखना ही है। ये टाइप ऑफ स्टोन्स और ये सब आपको देखने मिलते हैं। ठीक है,
तो एलुवियल ये भी आपको हम कहेंगे एलुवियम जो है ये भी, या फिर हम कहेंगे ग्रेवल जो है वो, उसके बारे में आपको 2-2 लाइंस तो भी लिखनी है अपने नोट्स में, ठीक है। तो हम कहेंगे कि डिपॉजिट्स ऑफ क्ले होते हैं एलुवियम, और ये कुछ टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं ग्रेवल, तो ये सब आपको लिखना है। उसके अलावा लॉन्जिट्यूडनल वैली जो होती है, ये जो आपको वैली देखने मिल रही है, ये लेज़र हिमालय और शिवालिक है ना, इनके अगर देखा गया तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीच में आपको देखने मिलती है जो, उसको दुन्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया लेज़र हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ वैलीज आपको देखने मिलती है, तो लाइंग बिटवीन लेज़र हिमालय एंड शिवालिक्स, अब दोनों की लोकेशन आप देख चुके हो, उनको दुन कहा जाता है। ऐसा ही एक दुन है देहरादून, कोटली दुन, पतली दून, ये पाटली दून, ये सब आपको देखने मिलता है। ये सब वेल नोन दून्स है जो आपको देखने मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, इनको दुन कहा जाता है। तो ये दुन्स हैं, तो जैसे शिवालिक रेंज और ये लेज़र हिमालय आसपास आएगा, इसके बीच में आपको जो भी रेंजेस देखने मिलती है वो दुन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि बिसाइड्स लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन्स, अभी आपने जो भी डिवीजन्स देखे वो लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन्स है, आपको लॉन्जिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, ये अच्छे से पता ही है, ठीक है। उसके अलावा हम कहेंगे हिमालय जो है उसको ऑन बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसमें भी डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे रीजन्स, जैसे अभी आपने जो देखा यहाँ पे जो डिवीजन, वो आप लॉन्जिट्यूडनल्स पे आए थे, यानी आपने ऐसे 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 डिवीजन देखे। अब आप जो देखोगे वो रहेंगे, जस्ट अ मिनट, वो रहेंगे ऐसा 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 डिवीजन, ठीक है। तो अलग अलग तरह के डिवीजन्स अभी आपको देखने और भी मिलते हैं। अब यहाँ पे जो डिवीजन्स आप देख रहे हो, वो जो डिवीजन्स आप देखने वाले हो, तो अब हम कहेंगे कि ईस्ट टू वेस्ट कैसे डिवीजन है। ये जो डिवीजन्स है हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, है ना, तो रिवर जो शुरू होती है उसके इधर का रीजन और उधर का रीजन, वेस्ट का रीजन, ईस्ट का रीजन, ऐसे अब ये डिवीजन्स आपको देखने मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे जो हिमालय का पार्ट है जो इंडस और सतलज के बीच में आता है ना, हैज़ बिन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, ठीक है। इंडस रिवर और सतलज नदी के बीच का पंजाब हिमालय, बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, ऐसा भी रीजनली उसको कहा जाता है भाई, कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली आपको ये देखने मिलता है ना। तो फिर से मैं बता देता हूँ, देखिएगा ये डिविजन्स जो है वो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, डिविजन्स है ना, वेस्ट टू ईस्ट ऐसा लिखना है, ओके। और उसमें आप कहोगे तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, हिमालय का जो रीजन बिटवीन इंडस एंड सतलज, उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है, या फिर उसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली, ना। तो कश्मीर जो आएगा वो वेस्ट से, और फिर हिमाचल में जाओगे आप ईस्ट तक, इस तरह से। जो पार्ट है हिमालय का जो सतलज और काली नदी के बीच में आता है, काली रिवर को, उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। लिखिएगा, द रीजन बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स, इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। आपको ये सब सिर्फ देखना नहीं है, आपको मैप पे देखना भी है, मैप पे भी मार्क करते हुए चलना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको मैप में देखने मिलेगा तो देखिए मैप में कैसा दिखता है, आपको ये सब चीज़ें वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए रिवर्स यहाँ पे देखने मिल रही है, यहाँ पे आपको देखने मिल रही है इंडस रिवर, यहाँ पे आपको देखने मिल रही है सतलज रिवर, तो इंडस और सतलज के बीच का रीजन। फिर आप आओगे आगे ना, तो काली रिवर और ये सब इस मैप में आपको नहीं मिलेगी, बट आपको ढूंढना है, आपको मैप में तो रिमार्क करने ही है चीज़ें, तो वही यहाँ पे लिखा है। फिर सतलज से आगे जब आप आओगे तो आपको उसके बीच का कुछ रीजन देखने मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, मैप पे देखते देखते ही ज्योग्राफी को स्टडी करना है। स्टडी विदाउट मैप बराबर नहीं होती है ज्योग्राफी की। काली और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय आता है, और हम कहेंगे जो पार्ट है ना, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में, उसको असम हिमालय कहा जाता है। तो देखिए कैसे बन गए। सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो जैसे कि पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, उसके बाद हम कहेंगे कि अगला जो आता है वो है कुमाऊं हिमालय। देखिए पूरे हिमालय के नाम है कुमाऊं हिमालय। फिर अगला जो आपको देखने मिलता है वो है नेपाल हिमालय। उसके बाद आपको जो देखने मिलता है वो है असम हिमालय। और अगर देखा गया तो रीजनल नाम जो है उनके, है ना, इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज, वो आपको ढूंढ के निकालने। तो फाइंड आउट द रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय, है ना। तो रीजनल नाम भी देखिएगा, और जो लोग उस रीजन के वो तो इसको अच्छे से जानते ही होंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे कि उनके रीजनल नाम क्या है इन हिमालयास के।
उसके बाद हम आगे आते हैं तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में यहाँ थोड़ा सा बताया गया है। जो ब्रह्मपुत्रा होती है इट मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, है ना। तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पे आपको ब्रह्मपुत्रा देखने मिलती है, सबसे ज़्यादा ईस्ट पे। बिल्कुल मुझे पता है आपको दिख चुकी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, सबसे ईस्ट में देखने मिलती है, यहाँ से हिमालय शुरू होता है ये कहा जाता है। और देखिए कितनी सारी नदियाँ हिमालय से जुड़ी हुई है, बहुत सारी नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालय हम लोगों के लिए, यही तो कारण है। आगे अगर देखा गया तो ब्रह्मपुत्र बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज, है ना, तो आपको एक जॉर्ज देखने मिलेगा, वो है दिहांग जॉर्ज। तो हिमालय जो होता है वो शार्पली बेंड हो जाता है टू द साउथ और फिर स्प्रेड होता है अलोंग ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये बहुत अलग सा देखने मिलता है एक सिस्टम, है ना। तो जब आप दिहांग जॉर्ज के तरफ आते हैं तो दिहांग जॉर्ज से आपको वो कैसा देखने मिलता है, वही उन्होंने कहा है कि वो शार्पली बेंड है, साउथ के तरफ आता है और फिर वहाँ से वो ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ खींचा चला जाता है। ऐसा अलग सा हिमालय और भी आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो ये भी है एंड दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स, ये आपको देखने मिलते हैं। तो चलिए उसके बाद हम आते हैं तो आपको देखने मिलता है पूर्वांचल हिमालय। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल टेंशन किसी भी बात का नहीं लेना है, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखा गया तो ये पूर्वांचल हिमालय, देखिए मैंने क्या बोला, साउथ की तरफ से जाने लगता है, ये देखिए साउथ की तरफ ईस्टर्न बाउंड्री पे ये बन जाता है पूर्वांचल, ऐसा हो जाता है हिमालय। तो हिमालय देखिए अपने आप में ही बहुत ही अलग सा माउंटेन है जो बहुत फैला हुआ है। तो ये जो हिल्स रनिंग फ्रॉम हम कहेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। तो लिखना है आपको, ये सब चीज़ें आप लिख ही रहे, मुझे पता है, आपने अगला टाइटल डाल भी दिया है पूर्वांचल, और इसमें आप लिख भी रहे हो, आपने वहाँ लिख दिया है कि स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स है वहाँ पे, ये सेडिमेंट्री यानी हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स देखने मिल रहे, क्योंकि सैंडस्टोन ये सेडिमेंट्री रॉक ही है। यहाँ पे अगर देखा गया तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, मोस्टली यहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट आपको देखने मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि फॉरेस्ट जो है वो देखने मिलेंगे मोस्टली पैरेलल रेंजेस में और वैलीज़ में, आपको फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट देखने में बहुत सारे हैं। पूर्वांचल जो होता है वहाँ पे पतकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स, ये सब है। जैसे नागा से नागालैंड, मणिपुर तो है ही, मिज़ो से मिज़ोरम, है ना, और पतकई हिल्स से क्या, वो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, पतकई हिल्स कहाँ पे आते हैं। तो ये सब पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है और बहुत ही खूबसूरत टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे, यही समझ जाइए, एक जगह बर्फ़ है तो एक जगह फॉरेस्ट है। हिमालय अपने आप में कितना खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा एक पर्वत है हिमालय। तो यहाँ पे आपको ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है अभी हिमालय के बारे में। तो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर हिमालयस, जो कि हमारा पहला पार्ट था। यहाँ पे आप अगर चाहो तो आप फ्लो चार्ट्स में भी इन चीज़ों को बनाना है। तो फ्लो चार्ट तो मैं आपको बताऊंगा ही कैसे बनाना है, लेक्चर के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लो चार्ट। तो एंड तक आपको लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको फ्लो चार्ट पता चलेगा ही, है ना। तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, आपको पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, बिल्कुल रुकना नहीं है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है। तो हिमालयन माउंटेन वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो पढ़ने वाले वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो चलिए नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको ये बता दूँ कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो तो आप मैं मैप में आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। हिमालय के नीचे का पोर्शन नॉर्दर्न प्लेन्स आपको देखने मिलता है, फिर भी एक बार याद दिलाने के लिए आपको दिखा दूँ, ये उसके नीचे अब आ गए नॉर्दर्न प्लेन में। आप जब नॉर्दर्न प्लेन को पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले कुछ जो एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं वो हम कहेंगे कि कुछ रिवर सिस्टम से बने, और मेनली इसमें 3 रिवर सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा हाथ है प्लेन्स बनाने में। देखा गया तो पहली नदी है इंडस, दूसरी गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। स्क्रीन पे देख रहे हैं मुझे पता है, तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मैप्स में इसको लोकेट कीजिए, मैप बुक में, ठीक है। चलिए तो आपने इसे मैप में लोकेट कर लिया, और अगर देखा गया तो इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनके ट्रिब्यूटरी, यही तो नॉर्दर्न प्लेन में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो जो प्लेन्स होती है इज फॉर्म ऑफ एल्यूवियल सॉइल, है ना। तो वही नदी लेके आती है तो वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है, अच्छी फर्टाइल सॉइल है ना, पानी अच्छा है उसमें, तो इस तरह की आपको सॉइल देखने मिलती है। दूसरा आपको ये भी बता दूं कि एल्यूवियम जो है ना, वही है क्ले टाइप की जो चीज़ है, उसके जो डिपॉजिट्स है वो तो आपको देखने मिलेंगे ही, है ना। तो ये बेसिन्स जो है, और ये हिमालय के फुटहिल में ओवर मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं ऐसे फर्टाइल प्लेन को बनने को, और ये इतने मिलियन ईयर्स से बने हुए हैं और हिमालय के फुटहिल्स पे हैं, है ना। इस तरह से दिखते हैं ये प्लेन्स, देखिए
हिमालय के फुटहिल्स में होने के कारण, और हिमालय में तो नदियाँ ही नदियाँ आती हैं, सोर्स ही है हिमालय नदियों का, तो वहाँ से बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। और अगर देखा गया तो इनका एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, बहुत बड़ा एरिया है ना। आपने अगला हेडिंग नॉर्दर्न प्लेन डाल दिया है, वहाँ पे लिखिएगा 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वहाँ पे लिखिएगा एलुवियल सॉइल। उसके बाद लिखिएगा अगला कि लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। उसके अलावा अगला लिखिएगा कि एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। प्लेन जो है ये फिर भी 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, नोट्स में लिखिएगा। 240 से लेके 320 किलोमीटर इसकी विड्थ है, इतनी बड़ी ये प्लेन है। यहाँ पे अगर देखा गया तो यहाँ पे सॉइल कवर भी बहुत अच्छा है, जिसमें पानी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी ही बहुत है, वाटर सप्लाई बहुत अच्छा है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर जो है ये बहुत अच्छा है, प्रोडक्टिव पार्ट है ये एग्रीकल्चर की। अगर देखा गया तो एग्रीकल्चर के लिए जो चीज़ें लगती है, अच्छा क्लाइमेट, अच्छी सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। तो पानी यहाँ पे सॉइल के कारण एग्रीकल्चर तो अच्छा होगा ही। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हमें अच्छा एग्रीकल्चर देखने मिलता है। आगे अगर देखा गया तो हम इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन को देख सकते हैं। रिवर्स जो आती है नॉर्दर्न माउंटेन से, वो डिपॉजिट करती है अपने साथ, जो भी चीज़ें लेके आती है उसको प्लेन्स में डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट करते जाती हैं, है ना। तो इन द लोअर कोर्स हम कहेंगे स्लोप जो है वो जेंटल है, और स्लोप जेंटल होने के कारण जो रिवर की स्पीड होती है या फिर वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। ज़्यादा स्लोप जोर से जाएगी रिवर, स्लोप कम है, रिवर की वेलोसिटी कम हो जाएगी। इस कारण रिवर के आइलैंड बन जाते हैं, क्योंकि डिपॉजिट करते जाएगी। स्लो हो गई स्पीड तो जितनी भी चीज़ें अपने साथ लेके आ रही है रिवर, उसको डिपॉजिट करेगी, डिपॉजिट कर करके वो ज़मीन ही बन जाएगी, तो हम कहेंगे आइलैंड बन जाएंगे बीच में ही। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि मजोली आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, है ना। कौन से स्टेट में है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मजोली आइलैंड जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। तो हम कहेंगे जो रिवर्स होती हैं इन द लोअर कोर्स, फिर वो स्प्लिट हो जाती है अलग अलग चैनल्स में, क्योंकि सिल्ट आ जाते हैं, और ये चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। तो फिर हम यही कहेंगे कि अब रिवर स्प्लिट हो जाएगी। अब एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया, ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है बट फिर भी कोशिश बिल्कुल अच्छी कर सकता हूँ। अब सपोज़ ये रिवर बह रही है, ये रिवर का इस तरह का फ्लो है। ये रिवर का फ्लो होने के बाद अब जैसे भी पहले यहाँ पे स्लोप अगर बहुत ज़्यादा है तो रिवर फास्ट बहेगी नीचे, अब स्लोप जो है वो जेंटल होते जाता है। स्लोप जेंटल होगा तो रिवर स्लो स्लो बहेगी, और ज़्यादा जेंटल हो जाएगा और स्लो बहेगी। तो स्लो बहते बहते अब इसमें जो डिपॉजिट्स थे वो डिपॉजिट्स को वो क्या करेगी कि धीरे धीरे वो यहाँ पे जमा होते जाएंगे, जमते जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा एक आइलैंड ये, और रिवर बहती जाएगी। अब डिपॉजिट्स और भी आएंगे, तो रिवर जैसे अब यहाँ से रिवर बहते आ रही है, रिवर ने कुछ डिपॉजिट्स यहाँ पे रख दिए, तो रिवर का जो कोर्स था वही बदल गया, एक रिवर ऐसे निकल गई, एक रिवर ऐसे निकल गई, है ना। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पे फिर बन गए हैं, वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसलिए यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको देखने मिलती है सिल्ट के कारण। आगे अगर हम आते हैं तो हमें ये भी देखने मिलता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में। डिवीजन करते वक्त हमेशा याद रखना है, फ्लो चार्ट्स आपको बनाना है। नॉर्दर्न प्लेन जो है इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का उसको पंजाब प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न प्लेन का पंजाब प्लेन्स, याद रखिएगा। वेस्ट अपने मैप में आप देख रहे हो। दूसरा फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो लार्जर पार्ट है इस प्लेन का जो कि पाकिस्तान में आता है, ठीक है। तो ये जो है ना पंजाब प्लेन, ये कैसे बना है, तो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी से बना, और इसका सबसे ज़्यादा पोर्शन आज पाकिस्तान में है। दूसरी बात, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पूरे ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, ये जो सेक्शन होता है प्लेन्स का, यहाँ पे दोआब से, दोआब यानी नदी, दो नदियों के बीच का रीजन दोआब। फॉर एग्जांपल ये एक रिवर और दूसरी रिवर ये, इनके बीच का जो रीजन रहेगा ये वाला, इसको कहा जाएगा दोआब, ठीक है। ये रीजन में क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दोनों तरफ से, सॉइल फर्टाइल रहेगी, एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा रीजन माना जाता है दोआब का रीजन। दोआब पता करने के बाद, दोआब जो इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स वाटर, ठीक है। सिमिलरली पंजाब मीन्स पंच मीन्स 5 और अब मीन्स वाटर, यानी 5 नदियों से बना हुआ पंजाब। ये एक फैक्ट है जो आपको पता भी होगा बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, नहीं भी पता होगा तो भी।
चलिए आगे आते हैं, आगे हम आते हैं तो हमें ये देखने मिलता है। उसके बाद गंगा प्लेन। गंगा में पहले आपने जो देखा वो प्लेन जो था वो हम कहेंगे कि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी का था। दूसरा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो है वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में होता है ना। गंगा प्लेन कहाँ से? घग्गर नदी से तो तीस्ता रिवर तक। और ये कहाँ कहाँ पे आता है? नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आता है। तो अगला आपने हेडिंग दे दिया है गंगा प्लेन, और आपने वहाँ लिख भी लिया है कौन से नदियों से कौन से नदी तक, और वहाँ पे स्टेट्स के भी नाम लिख दिए हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट में करोगे ये काम तो बहुत बेहतरीन होगा। ईस्ट में जाओगे पर्टिकुलरली आसाम में, तो आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन वहाँ देखने मिलता है। ठीक है, तो रिवर गंगा का प्लेन, रिवर ब्रह्मपुत्र का प्लेन और रिवर इंडस का प्लेन, ऐसे आपको 3 प्लेन्स जो है मैंने पहले ही बताया आपको कि ये 3 नदियां हैं यहाँ की मेन, तो ये आपको ऐसा देखने यहाँ पे मिलता है आसाम साइड ब्रह्मपुत्र। उसके बाद आगे आते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं उनको फ्लैट लैंड कहा जाता है। उसमें वेरिएशंस नहीं है उनके रिलीफ्स में, यानी पहाड़ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे पूरे के पूरे प्लेन्स है ना। देखा गया तो इट इज़ नॉट ट्रू, है ना, ऐसा कंसिडर किया जाता है जनरली उसको फ्लैट ये लोग कहते हैं, बट ये ट्रू नहीं है। ये जो वास्ट प्लेन्स है यहाँ पे बहुत अलग अलग रिलीफ फीचर्स है। जैसे वेरिएशंस की बात करें, रिलीफ फीचर्स की बात करें, तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं उसमें 4 रीजन आते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स in narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in width lying parallel to the slope of the शिवालिक्स। ये पहली बात याद रखेंगे, इसको भाबर कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, ये नोट्स में आपके होना ही चाहिए। ठीक है, तो रिवर क्या कर रही है, जब माउंटेन से नीचे आ रही है तो वो कुछ पेबल्स लेके आती है। पेबल्स यानी ऐसे गोल गोल तरह के पत्थर होते हैं, उसको लेके आती है और उसको वो डिपॉजिट करना शुरू करती है एक नैरो बेल्ट में। बहुत बड़ा बेल्ट नहीं है, और वो नैरो बेल्ट जो है 8 से 16 किलोमीटर का है। और ये हम कहेंगे कि ये जो बेल्ट है ये पैरेलल है किसके, तो जो विड्थ जो स्लोप है शिवालिक के, उसके पैरेलल में ये चीज़ें हो रही है। शिवालिक आप देख चुके हैं, शिवालिक कहाँ पे है ना, शिवालिक रेंज ये है, ये है ना। तो इसके आसपास आपको ऐसे इसके फुट हिल्स में आपको देखने मिलेगा। तो ये रहेगा, इसको कहा जाता है भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। यहाँ पे आपको नदियाँ स्ट्रीम्स नहीं दिखती क्योंकि डिपॉजिट है बहुत सारे। इसी बेल्ट के अगर आप साउथ में आओ तो जो स्ट्रीम्स और रिवर्स जो है वो वापस से ऊपर आने लगती है, वो रीएमर्ज हो जाती है, और वहाँ पे बनता है वेट, क्योंकि नदियाँ हैं, पानी है, बहुत ज़्यादा वेट रीजन है, स्वैम्पी मार्श रीजन, इसको तराई कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस बेल्ट के साउथ में सबसे पहले आपने देखा भाबर कहाँ बना हुआ है, तो भाबर बना हुआ है पैरेलली शिवालिक के स्लोप से। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि तराई उसके साउथ में बना हुआ है। तीसरी बात, ये जो तराई है दिस वाज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट है और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत है। फॉरेस्ट है और सभी चीज़ें अच्छी है तो वाइल्ड लाइफ तो अच्छी आपको देखने ही मिलेंगे। जो फॉरेस्ट होते हैं उसको एग्रीकल्चर के लिए क्लियर भी किया गया है, काफ़ी बार देखा गया है। जो माइग्रेंट्स आ रहे पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद, वहाँ पे फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया गया है। लोकेट जो हम आपको जो वर्क करना है वो ये है कि लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, है ना। आपको दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे वो देखना है, अपने मैप में ही देखना है। मैप में देखने के साथ साथ दुधवा नेशनल पार्क के बारे में कुछ चीज़ें आपको अपने नोट्स में लिखनी है, और आपको कुछ चीज़ें कमेंट सेक्शन में भी लिखनी है। तो लार्जेस्ट पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर एल्यूवियम से बने हैं, हम कहेंगे क्ले से बने हुए हैं, ओल्डर बहुत पुरानी है। और ये फ्लड प्लेन्स जो है ना, फ्लड के वक्त क्या होता है, रिवर बहुत ज़ोर से बहती है, बहने के बाद फ्लड चले जाते हैं और वो कम हो जाती है, उसका फ्लो भी है और उसका लेवल भी कम हो जाता है, और वहाँ पे फिर जो डिपॉजिट थे उससे प्लेन्स बनने लगते हैं, तो उसको फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। और वहाँ पे आपको देखने मिलते हैं टेरेस लाइक फीचर, टेरेस जैसा लगता है कि टेरेस बने हुए हैं, है ना। तो इसको भांगर कहा जाता है। तो भांगर में क्या है, हम कहेंगे भांगर में है ओल्डर एल्यूवियम, ओल्डर क्ले। दूसरी बात यह है कि जो सॉइल है इस रीजन की, वहाँ पे कैल्शियस डिपॉजिट देखने मिलते हैं, यानी हम कहेंगे कैल्शियम वाले कुछ डिपॉजिट्स देखने मिलते हैं, जिसको कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, तो लोकली उसको कंकड़ कहते हैं। ऐसे आपको कुछ डिपॉजिट्स देखने मिलेंगे, ऐसे समझिए आपको पत्थर की तरह ही दिखेंगे, इसलिए कंकड़, जैसे आप हिंदी में कंकड़ कहते हैं पत्थर को, बस वैसे ही दिखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरी बात, जो न्यूअर और यंगर डिपॉजिट्स है फ्लड प्लेन के, उनको खादर कहा जाता है, याद रखेंगे। खादर यानी फ्लड प्लेन्स है उसमें के यंगर डिपॉजिट या अभी अभी जो हुए हैं वो खादर, पुराने जो है वो है
है ना, भांगर, तो ये आपको देखने मिलते हैं ओल्डर एल्यूमिनियम। और जो यंगर डिपॉजिट्स है फ्लड प्लेन के, वो खादर। ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है, हर बार रिन्यू होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, फिर से डिपॉजिट होते हैं। सो यहाँ पे फर्टाइल बहुत ज़्यादा होते हैं ये, और यहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर आप ज़रूर कर सकते हो। तो ऐसे है ये नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन में आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ी, और आपने जो जो पढ़ा उसको आपने नोट्स में लिखा। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, आपके नोट्स में आपने लिखा है, सबसे पहले टाइटल दिया है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में आपने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 चीज़ें और उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये लिखा हुआ है। उसी फैक्ट में आपने लिखा है डिपोजिशन के बारे में, यहाँ पे उनके एरिया कितना है, वो उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, विड्थ कितनी है, ब्रॉड कितना है, ये लिखा हुआ है आपने वहाँ पे। उसके अलावा आपने यहाँ ये भी लिखा है कि मजोली आइलैंड के बारे में भी आपने लिखा है, और वो पूरा आप लिखने वाले हो। यहाँ पे जेंटल स्लोप के कारण वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है। रिवर्स जो होती है वो स्प्लिट होती है ना, डिपोजिशन जो सिल्ट है उसी कारण वहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने मिलती है, ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा। उसके अलावा जो आगे आपने लिखा है वो आपने नॉर्दर्न प्लेन्स के डिवीजन्स लिखे हैं। तो वेस्टर्न पार्ट जो है उसमें आपने लिखा है पंजाब प्लेन्स, है ना, पंजाब प्लेन्स बने इंडस और ट्रिब्यूटरीज से, इंडस की। अगला जो आपने लिखा है वहाँ वो आपको देखने मिलेगा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो है वो घाघर और हम कहेंगे तीस्ता रिवर के बीच में। अगला आपने जो लिखा है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये भी आपने वहाँ लिख लिया। कुछ कंसेप्ट आपने लिखे, कंसेप्ट में आपने लिखा है कि भाबर क्या होता है, ये याद रखिएगा। ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपको लिख के रखना है, भाबर क्या होता है। दूसरा आपको लिख के रखना है कि तराई क्या होता है। तीसरा आपको वहाँ पे लिख के रखना है कि भाई भांगर क्या होता है, कंकर क्या होता है, ये भी लिखिएगा। ये सब कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। खादर क्या होता है, ये भी आपको लिखना है। इतनी सारी चीज़ें आपने लिखी हैं। उस तरह से हमारा नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो नॉर्दर्न प्लेन के और नीचे आके देखते हैं तो हमें देखने मिलता है पेनिनसुला। पेनिनसुला की अगर पेनिनसुलर पार्ट प्लेट्यू की अगर बात करें तो वो एक प्लेट्यू है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ी सी हाइट है। ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम इतना बड़ा है कि वो हिल्स या फिर माउंटेन्स कहलाएगा, अब तो वो प्लेट्यू ही कहलाएगा। तो प्लेट्यू पे भी आपको देखेंगे तो थोड़ी सी हाइट आपको देखने मिलती है। वहाँ पे हिल्स आपको देखने मिलते हैं, सॉरी मैंने हिल्स बोला, हिल्स नहीं, माउंटेन और प्लेट्यू, इसमें आपको डिफरेंस देखने मिलते हैं हाइट को लेके। एकदम नीचे आएगा तो वो प्लेन बन जाता है। ये आपको पहले ही आप लोगों ने पढ़ चुका है, मुझे पता है। पहले के एनसीईआरटीज आपने कंप्लीट कर ली है, नहीं भी किए तो कंप्लीट करना है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो अगर देखा गया तो पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड है जिसमें हम कहेंगे ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है। आपने टाइटल डाल दिया पेनिनसुलर प्लेट्यू, आपने लिख दिया वहाँ कैसे रॉक्स आपको देखने मिलते हैं। टेबल लैंड इसीलिए है क्योंकि किस तरह से बनती है आपको ये पता ही है। टेबल लैंड मैं वैसे बता देता हूँ आपको एक छोटा सा पिक्चर बना के। जैसा ये माउंटेन, इसके ऊपर बहुत सारा ऐसा प्लेन रीजन होता है, ये यहाँ पे आप सेटलमेंट्स कर सकते हैं, तो ये बन जाता है टेबल लैंड। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। आगे जब आप आते हैं तो आपके देखने मिलता है कि ये बना है ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग से। गोंडवाना लैंड जो होती है वो टूटती गई, वो हम कहेंगे ड्रिफ्ट होते गई, है ना। आगे आप पढ़ोगे ही प्लेट्स जैसे कि हिलती है या फिर क्या होता है, उन सब के कारण ये बना हुआ है। वोल्केनो जो है वो ऊपर आता है, और हम कहेंगे कि ये जो है ये ओल्डेस्ट लैंड मास का पार्ट है। प्लेटू जो है वो ब्रॉड और शैलो वैलीज आपको उसमें देखने मिलती है, और हिल्स जो है वहाँ पर राउंडेड हिल्स है। दूसरी बात है कि ये जो प्लेटू है इसमें 2 ब्रॉड डिवीजन है। ये डिवीजन करते वक्त आपको फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। डिवीजन्स उसमें एक लिखिएगा सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, है ना। पेनिनसुला जो रीजन है वैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखाता हूँ। ये है वो पेनिनसुला रीजन, है ना। तो ये पेनिनसुलर रीजन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चीज़ों को समझ रहे हैं। उसमें एक आता है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू जो है यहाँ पे आपको नाम भी दिख रहा है, ये देखिए डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेंट्रल हाईलैंड्स देखने मिलेंगे। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, हमने मैप पे उसको देख लिया है। तो जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का जो नॉर्थ में आता है नर्मदा रिवर के, ठीक है, नर्मदा रिवर मैप पे देखिए। और सबसे पहले बता दूं जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का, आप मैप पे देख रहे हैं मैं जब बोल रहा हूं तो पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट नॉर्थ में जाना है, नर्मदा रिवर के ऊपर। वहाँ पे आपको जो देखने मिलता है वो मेजर एरिया कवर करता है मालवा प्लेटू, और उसी को सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। नर्मदा के ऊपर का सेंट्रल हाईलैंड। विंध्या रेंज जो होता है वहाँ पे आपको सातपुड़ा रेंज भी देखने मिलती है साउथ में,
ठीक है। वहाँ विंध्यन रेंज भी है। हम सेंट्रल हाईलैंड्स की जब बात करें तो वहाँ पे आपको देखने मिलता है साउथ में सातपुड़ा रेंज। सातपुड़ा रेंज कौन कौन से स्टेट से गुजरती है ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। विंध्य कहाँ पे आते हैं, कौन से स्टेट में, ये आपको लिखना है। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस हम कहेंगे ओशन को या सी को जाके मिलती है, वो आपको लिखना है। अगला हम कहेंगे सेंट्रल हाईलैंड आपने वहाँ पे देख लिया है। सातपुड़ा के बाद हम देखेंगे अरावलीज। अरावलीज के भी स्टेट आपको लिखने, नॉर्थ वेस्ट में आपको अरावली देखने मिलता है। अब हम मैप की तरफ आते हैं, अभी जो जो बोलता है उसको अच्छे से देखिएगा। ये अरावली रेंज है, ठीक है, ये अरावली रेंज है सेंट्रल पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको नर्मदा दिख रही है, ये नर्मदा के ऊपर का जो पार्ट है ये, यहाँ पे आपको सातपुड़ा रेंज देखने मिलती है, यहाँ पे आपको मालवा प्लेट्यू देखने मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे हमने यहाँ पे देखा सातपुड़ा हो गया, ये विंध्या रेंज है, ये सातपुड़ा रेंज है, ये अरावली रेंज है, ये सब रेंज आपको यहाँ पे देखने मिलती है। ये मिलने के बाद अब आप आगे जाओगे तो द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन जो इसका आपको देखने मिल रहा है, ठीक है, वो मर्ज हो जाता है सैंडी और रॉकी डेजर्ट के साथ। और डेजर्ट कहाँ है आप जानते हो, राजस्थान में डेजर्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब ये चीज़ों को समझेंगे अच्छे से कि वेस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो कहाँ पे मर्ज हो रहा है, वो सैंडी और रॉकी डेजर्ट में राजस्थान तक पहुँच जाता है। अगली बात हम कहेंगे जो फ्लो है यहाँ के रिवर्स का, है ना, जो इस रिवर या रीजन में जाके मिलती है, वो रिवर चंबल है, सिंध रिवर है, बेटवा है, केन रिवर है, ये सब आपको देखने मिलती है जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के तरफ आपको देखने मिलती है जाते वक्त। ये सब रिवर जो अभी मैंने नाम लिए आप मैप में देख ही रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दस इंडिकेटिंग द स्लोप। हम यही कह रहे हैं कि फ्लो कैसा है रिवर का, नेमली चंबल, सिंध, बेटवा और केन का, वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ना, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पे कहा जाता है। तो फिर से देखेंगे, आपको यहाँ मैप में देख ही पा रहे हैं साउथ वेस्ट यहाँ से, तो आपको ये जाते हुए दिखेगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी यहाँ पे स्लोप नीचे होगा, ये समझ जाइए, तभी रिवर वैसी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो होते हैं ये वाइडर है वेस्ट में और ईस्ट में थोड़े से नैरो है। और ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है प्लेटू का उसको बुंदेलखंड या बाघेलखंड कहा जाता है, ठीक है। तो बुंदेलखंड और बाघेलखंड कहाँ पे आपको देखने मिलता है, ईस्टर्न तरफ आपको ये देखने मिलेगा, इसको बुंदेलखंड या हम बाघेलखंड कहेंगे, ठीक है। तो ये एक और आपको फैक्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा जब ईस्ट में आप जाते हो तो, ठीक है, ईस्ट यहाँ पे आएगा। आगे जब आप चलते हैं आगे, तो आगे आपको और भी कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो यहाँ के फैक्ट और भी हैं, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो आपको इसी रीजन में देखने मिलता है, और हम कहेंगे कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन छोटा नागपुर प्लेटू है, जो हम कहेंगे ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर से, है ना, ये आपको देखने मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू आपको ईस्टवर्ड देखने मिल रहा है ना। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन प्लेटू को बुंदेलखंड या बाघेलखंड जैसे कि कहते हैं, वैसे ही मैं आपको ये बता दूं कि छोटा नागपुर प्लेटू ही ईस्ट में आपको देखने मिलता है। अब आगे अगर आप आते हो तो ये सेंट्रल जो प्लेटू था उसके बारे में हमने पढ़ा, है ना, तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ा। अब हम डेक्कन प्लेट्यू की तरफ आते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अब नर्मदा रिवर के नीचे आना है डेक्कन प्लेट्यू में। जब आप डेक्कन प्लेट्यू की तरफ आते हैं तो ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है जिसमें हम कहेंगे साउथ में है, नर्मदा रिवर के साउथ में सातपुड़ा रेंज आपको यहाँ पे देखने मिलती है, ठीक है, नॉर्थ में, और महादेव और कैमूर हिल जो है और मैकल रेंज आपको देखने मिलती है ईस्ट एक्सटेंशन में। आप मैप में ये सब देखते हुए चल रहे हैं, मैप के बिना ये स्टडी अधूरी है, ठीक है, फिर भी मैं भी आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये महादेव हिल्स आपको देखने मिल रहे हैं। महादेव हिल्स के अलावा आपको लोकेट करने हैं मैकल हिल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, मैकल के अलावा कैमूर हिल्स है, ये सब आपको यहाँ पे मार्क करने हैं। तो ये हिल्स को आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पे मार्क कीजिए, और आपको अपने साथ ब्लैंक मैप भी रखना है। ब्लैंक मैप पे ये हर चीज़ को मार्क करना है, ये ऐसा ही नहीं चलता है, हर चीज़ को मार्क करना होता है, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हायर है वेस्ट में, और उसके स्लोप जो है वो ईस्टवर्ड साइड में है जेंटली, ठीक है। तो हायर कहाँ पे, वेस्ट में है, और ईस्टवर्ड साइड में स्लोप से, उसके जेंटल स्लोप से, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टीप स्लोप नहीं है, यही हम कहेंगे। तो एक्सटेंशन जो है प्लेट्यू का वो विजिबल होता है नॉर्थ ईस्ट में भी, लोकली मेघालय, करबी एंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ कच्चर हिल्स, ये सब आपको देखने मिलती है। तो ये भी आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने मिलता है, जैसे कि मेघालय में आपको ये सब देखने मेघालय में देखने मिलेगा, करबी एंगलोंग में देखने मिलेगा। तो प्लेट्यू इतना सही नहीं है, प्लेट्यू का एक्सटेंशन बहुत अच्छा है, बहुत दूर तक ये प्लेट्यू जाता है, ठीक है।
तो प्लेटो काफ़ी दूर तक आपको देखने भी मिलेगा, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आगे का आपको ये बता दूं कि इट इज़ सेपरेटेड बाय फॉल्ट्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। तो फॉल्ट्स जो होते हैं, है ना, वो जैसे छोटा नागपुर प्लेटो के बीच बीच में इसको सेपरेशन मिल रहा है। और फॉल्ट क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे देखेंगे, फिर से हम पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अगर फॉल्ट की बात की जाए तो दो ब्लॉक से समझो, ये एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक ऊपर, तो ये जो है ये फॉल्टिंग होती है, ठीक है। ब्लॉक एक और एक इधर, ये सब प्रोसेस आप आगे के एनसीईआरटीज़ में पढ़ोगे, तो ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर में आपको देखने मिलता है। और 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस जो है वेस्ट से जब आप ईस्ट में जाओगे तो गारो, खासी, जयंती आपको देखने मिलते हैं। मैप में उसको लोकेट कर लेंगे तो हमको और अच्छे समझ जाएगा। ये देखिए गारो, खासी, जयंती यहाँ तक है इसका पूरा एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन बहुत बड़ा है, अगर आप देखो तो इस रीजन का एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे जब हम आते हैं तो हमें देखने मिलती है और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो होते हैं वहाँ पे हम कहेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस है डेक्कन प्लेट्यू के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो डेक्कन में आओगे, नीचे आओगे तो आपको ये सब फिर से देखने मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं ईस्टर्न घाट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है ये वेस्ट और ईस्ट रेंज एजेस को बता रहा है डेक्कन प्लेट्यू के, है ना। और इस वेस्टर्न घाट जो होता है वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में आपको देखने मिल रहा है। ये है देखिए, ये वेस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट में ये वेस्टर्न कोस्ट, इसके पैरेलल आपको देखने मिलता है। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा कंटिन्यूअस है, ये याद रखना है ना। और इसको पासेस से ही आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा कंटिन्यूअस रेंजेस हैं और आपको अगर क्रॉस करना है तो आप पासेस का यूज़ करके क्रॉस कर सकते हो, ये एक फैक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, ये आपको जो भी आपने यहाँ पे देखे इसमें कुछ घाट है उसको आपको लोकेट करना है मैप पे। एनसीईआरटी ने दिया हुआ वर्क है, देखते हैं क्या है। तो जैसे कि आप देखोगे कि वेस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के, कंटिन्यूअस है और उसको क्रॉस किया जा सकता है सिर्फ पासेस से ही। आपको लोकेट करना है थाल, भोर और पाल घाट्स फिजिकल मैप में इंडिया के। आगे जब आप चलते हो तो आपको वेस्टर्न घाट देखने, वेस्टर्न घाट जो है वो उसकी हाइट जो है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है। एवरेज एलिवेशन अगर बात करें तो 900 से 1600 मीटर है और 600 मीटर है ईस्टर्न घाट का, ठीक है। तो एवरेज एलिवेशन अगर बात करेंगे तो 900 टू 1600 मीटर्स और 600 मीटर्स ईस्टर्न घाट का है। तो वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं, ठीक है। देखा गया तो ईस्टर्न घाट जो है उसका स्ट्रेच देखोगे तो महानदी वैली से नीलगिरी तक है साउथ में, ठीक है। महानदी वैली वहाँ से हम आएंगे तो नीलगिरी तक आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको आसपास नीलगिरी देखने मिलेंगे, तो नीलगिरी तक आपको यहाँ पे देखने मिलता है। आपको अपने मैप पे लोकेट करते रहनी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपको मैप बुक है आपके पास, मैप में लोकेट करनी है, ये वर्क आपको खुद करना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें खुद करने के बाद याद अच्छे से रहती है। ईस्टर्न घाट जो है वो थोड़े डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है। और देखा गया तो वहाँ पे जो ज़्यादातर रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो ईस्टर्न घाट्स कैसे हैं, हम कहेंगे ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है बहुत ज़्यादा। जैसे वेस्टर्न घाट कैसे बहुत कंटिन्यूस है ना, तो ईस्टर्न घाट्स कैसे हैं तो हम कहेंगे कि ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो यही है एक और चीज़ जो आपको देखने मिलती है। और ये होने के बाद आगे जब आते हैं तो वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होता है ना। बाय फेसिंग द रेन वेयरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ घाट, है ना। तो वही है घाट है, वहाँ पे ओरोग्राफिक यानी माउंटेन के थ्रू हुआ जो रेनफॉल होता है उसे ओरोग्राफिक कहा जाता है। तो अच्छी मॉइस्ट विंड होती है और यहाँ पे बहती है, और मॉइस्ट विंड के कारण जब बादल रुक जाते हैं पहाड़ बीच में आने के कारण, हिल्स बीच में आने के कारण, तो वहाँ पे वो बरसते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने मिलती है। वेस्टर्न घाट जो होता है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग जगह पे लोकल नाम उनके हैं बहुत सारे। और हाइट जो है वेस्टर्न घाट की वो बढ़ती जाती है, नॉर्थ से साउथ में जाओगे तो वेस्टर्न घाट की हाइट बढ़ते जाएगी, ये याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक जो है वो अन्नाईमुड़ी है, 2695 मीटर्स इसकी हाइट है। डोडा बेटा उसके बाद आता है 2627 मीटर्स। महेंद्रगिरी जो है ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट में जबकि, और उसकी हाइट सिर्फ 1500
1 मीटर ही है, इतनी छोटी उसकी हाइट है। ठीक है, फिर भी जैसे मैंने बताया ज़्यादा हाइट नहीं है ईस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट पे हाइट जो है वो बहुत अच्छी है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि वेस्टर्न घाट में आप देख रहे बड़े बड़े हैं, और महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक इतना छोटा है। उसके अलावा शेवरॉ हिल्स जो है, या फिर हम कहेंगे जावड़ी हिल्स जो है, ये साउथ ईस्ट में आपको देखने मिलते हैं ईस्टर्न घाट के। हर चीज़ को आप लोकेट कर रहे हो, मैप आपके सामने रखे हैं। फेमस हिल स्टेशन जैसे कि हम कहेंगे उडगमंडलम, ये यहाँ पे आपको देखने मिलता है, जिसको पॉपुलरली नोन एज ऊटी या फिर कोडाईकनाल, ये आपको यहाँ देखने मिलते हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस हैं जो आप देख सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत खूबसूरत लोकेशन है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, एक बहुत डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेटू का, वो ये है कि यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने मिलती है, और इसको डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। ब्लैक सॉइल का एरिया देखने मिलते हैं, इसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ये भी नोट्स में अच्छे से लिख के रखिएगा। दूसरी बात, ये वॉल्केनिक ओरिजिन है, ब्लैक है तो आपको पता ही चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो रॉक है ये इग्नियस है। ठीक है, तो वॉल्केनो यहाँ पे इरप्शन हुए थे, इसलिए रॉक्स जो है वो अंदर से निकले वॉल्केनो के, इसलिए इसको इग्नियस कहा जाता है। जो भी चीज़ें हैं वो मोल्टन थी, वो अभी ठंडी होने के बाद सॉलिड हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे रॉक बने, जिसको इग्नियस कहा जाता है। ये प्रोसेस मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ये जो रॉक्स है, इनको बनने के लिए बहुत टाइम लगा है, और ये रॉक्स के ही चलते, रॉक्स टूटते गए, टुकड़े टुकड़े होते होते ब्लैक कलर की सॉइल में वो ब्लैक कलर की सॉइल फॉर्म हो गई है। अरावली हिल्स जो होते हैं, है ना, ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ये आपको देखने मिलते हैं अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो है वो आपको मैंने मैप में दिखाए थे, और अभी भी आपने मैप में अपने देखे ही होंगे, और मैं फिर से एक बार आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अरावली रेंजेस देखने मिलते हैं। ये अरावली रेंजेस की अगर बात की जाए तो अरावली रेंजेस है ना, ये वेस्टर्न में है और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पेनिनसुलर प्लेटू के बनाते हैं। ये जितने भी रीजन होते हैं, ये है ना, ये हाईली इरोडेड हिल्स से भरे हुए रीजन है। काफ़ी सारे रील हिल्स है, और यहाँ पे ब्रोकन हिल्स है, टूटे टूटे हिल्स आपको देखने मिलते हैं। और देखा गया तो दे एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली, गुजरात से शुरू हो रहे दिल्ली तक जा रहे हैं, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इतने बड़े ये रीजन है, और ये रीजन जो है ये काफ़ी कुछ इंडिया के बहुत फेमस रीजन्स हैं। तो ये रीजन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के भी है, काफ़ी अच्छे आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड हो जाते हैं इन रीजन से, ऐसा समझ लीजिए। तो इस तरह से आपकी जो चीज़ें थी वो आपने पेनिनसुलर प्लेटू को पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा पोर्शन था पेनिनसुलर प्लेटू, बट आगे के जो 3 पोर्शन बचे वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो आपने यहाँ पे तीसरी चीज़ जो पूरी की वो है पेनिनसुलर प्लेटू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। आगे आपने नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद आपने जो कवर किया वो था पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें जो पढ़ना है वो है इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट पढ़ने के पहले आपको ये भी बता दूं कि आपने यहाँ पे जो जो पढ़ा उसमें से आपको नोट्स में जो चीज़ें लिखनी चाहिए वो पेनिनसुलर प्लेटू में आपको लिखना चाहिए टेबल लैंड है, जैसे कि आप लिखोगे ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक उसमें देखने मिलते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे ये जो प्लेटू होता है ये ब्रॉड शैलो वैलीज और राउंडेड हिल्स से भरा हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ पे लिखोगे वो है सेंट्रल, ये इसको डिविजन्स लिखोगे, दैट इज़ सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। उसके बाद इसमें कुछ जो रिवर्स आ रही हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। कहाँ का पोर्शन, नर्मदा के नॉर्थ का पोर्शन पेनिनसुला रहेगा या फिर सेंट्रल रहेगा वो लिखना है। तो ऊपर का सेंट्रल, नीचे का पेनिनसुलर, ये आपको देखने मिलेगा। नीचे का हम कहेंगे कि डेक्कन, ये आपको वहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद सेंट्रल और डेक्कन आपने लिख लिया, फिर उनके कुछ रेंजेस और ये सब शॉर्ट में आपको लिखना है। बुंदेलखंड बागेलखंड क्या है ये लिखना है। यहाँ पे देखिए रिवर्स के नाम है, ये तो आपको लिखना ही है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ क्या है क्या नहीं ये लिखना है। उसके अलावा इसका एक्सटेंड लिखना है, ट्रायंगुलर लैंडमास है ये लिखना है। महादेव हिल, कैमूर हिल, मैकल रेंजेस यहाँ है ये भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ कच्चर हिल्स ये लिखने हैं। उसके अलावा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एजेस पे है, ये भी आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। वेस्टर्न घाट्स के कुछ फीचर्स लिखेगा, जैसे ये हायर है ईस्टर्न घाट से ना, उनके एलिवेशंस लिखिएगा, ऐसी सब चीज़ें लिखनी है। और बड़े बड़े रेंजेस है यहाँ दिए हैं वो भी आपको लिखने हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। इस तरह के नोट्स आपको बनाने हैं। आपको ये भी लिखना है वहाँ पे उडगमंडलम जो है वो आपको देखने मिलता है, जिसको ऊटी और कोडाईकनाल भी कहा जाता है। ये होने के अलावा आपको ये भी लिखना है कि वहाँ ब्लैक सॉइल देखने मिलती है, डेक्कन ट्रैप जिसको कहा जाता है, इग्नियस रॉक से जो बनी है, ये सब आपको वहाँ लिखना है। एक्सटेंड लिख लीजिएगा गुजरात से दिल्ली तक। कितने अच्छे से सब नोट्स बन जाते हैं आपके, सोचिए। आगे जब बढ़ते हो तो आपको इंडियन डेजर्ट देखने। इंडियन डेजर्ट की बात करें तो ये वेस्टर्न मार्जिन्स पे है अरावली हिल्स के। इट इज़ हम कहेंगे अनड्यूलेटिंग
सैंडी प्लेन्स जो कवर करते हैं, जो कवर्ड है सैंड ड्यून से। अब डेजर्ट है भाई, डेजर्ट में क्या होगा, सैंड ड्यून्स ही होंगे। तो आपको ये वेस्टर्न मार्जिन्स जो हैं अरावली के वहाँ देखने मिलते हैं। मैं फिर से आपको एक बार लोकेट करा देता हूँ। वैसे आपके माइंड में ये मैप तो अभी पूरा प्रिंट हो चुका होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट अरावली के वेस्ट साइड में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं और भी जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम है, नोट्स में लिखिएगा 150 मिलीमीटर पर ईयर यहाँ रेन होता है, रेनफॉल ये आप लिखोगे। ये एरिड क्लाइमेट यहाँ पे है, यहाँ पे हम कहेंगे कि वेजिटेशन बहुत कम है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ स्ट्रीम्स होती है, स्ट्रीम्स यानी वही जो पानी के सोर्सेस है, जो पानी है, नदी है, जो भी चीज़ें हैं वो रेनी सीजन में ही आपको देखने मिलती है। उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है, सैंड्स के अंदर वो चले जाती है, क्योंकि उनमें उतना पानी है ही नहीं कि वो समुंदर तक पहुंच पाए। सैंड से बहते बहते ही वो गायब हो जाती है। लूनी जो है ये एक लार्ज रिवर है इस रीजन में, है ना। लूनी इकलौती एक लार्ज रिवर आपको देखने मिलती है। देखिए ऐसे डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट। उसके अलावा हम कहेंगे कि जो क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स है, जिसको बार्कन्स कहा जाता है, दे कवर लार्जर एरिया, बट उसका लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स जो है, सैंड ड्यून्स और ये सब कैसे होते हैं मैं आपको पहले के एनसीईआरटीज में दिखा चुका हूँ। ऐसे समझिए आप रेत कैसे रख रख के ड्यून्स बना रहे हैं, जैसे माउंटेन दिखता है ना वैसा ही होता है, छोटा सा। तो ये जो क्रेसेंट शेप ड्यून्स है जिसको बार्कन्स कहते हैं, ये अभी आपने क्रेसेंट शेप भी मैंने आपको दिखाए थे, ये इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे ज़्यादा है। अगर आप जैसलमेर में जाते हो तो इस तरह के बर्कन्स आपको देखने मिलते हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो क्रेसेंट शेप के होते हैं, ठीक है। सो देखिए इस तरह से दिखते हैं क्रेसेंट शेप ड्यून्स, ठीक है, ऐसे क्रेसेंट शेप्ड। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमें और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे जो देखने मिली है। इसमें हमने ये जो हमारा जो यहाँ का एक पोर्शन था जिसमें जो डेजर्ट हम पढ़ रहे थे उसको हमने यहाँ कवर कर लिया। तो हमारा इंडियन डेजर्ट भी कवर हो गया। अब हम कोस्टल प्लेन्स को पढ़ेंगे और फिर आइलैंड्स को पढ़ेंगे। तो चलिए कोस्टल प्लेन्स की तरफ आते हैं। जब हम कोस्टल प्लेन्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको पता है अब प्लेन एरिया जो है वो तो मैप में आप देख चुके हो, और मैप में मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक और बार। और ये जो आपको देखने मिल रहा है ये है कोस्टल प्लेन्स। ये देखिए ये कोस्ट जो है वो कोस्टल प्लेन्स है ना, समुंदर किनारा। तो इसमें आपको देखने मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है उसमें आपने देखे ही है ना। वहाँ पे अरेबियन सी के पास एक वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल के पास ईस्ट में एक आपको देखने मिला। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, उसके बीच में सैंडविच बन चुका है उसका, यही आपको देखने मिलता है। और ये थोड़ा सा एक नैरो प्लेन है, ठीक है। मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ और आप अपने भी मैप में देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नैरो है, देखिए अरेबियन सी और डेक्कन प्लेटू के बीच में सैंडविच बना हुआ ये जो दिख रहा है ना, ये एकदम नैरो है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अभी आप आगे जो देखोगे उसमें आपको ये भी बता दो, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। एक है नॉर्दर्न पार्ट जिसको कोकन कहा जाता है ना, द सेंट्रल स्टेट जिसको कन्नड़ प्लेन कहा जाता है, और एक सदर्न स्टेट जो है उसे मलाबार कोस्ट कहा जाता है। इसको आप थोड़ा सा ये डिविजन जितने मिलते हैं उसको आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट में उसको बनाते हुए चलना है। तो नॉर्दर्न पार्ट कोस्ट जिसको कोकन, और उसके बाद कन्नड़ प्लेन, और उसके बाद मलाबार कोस्ट, ये 3 आपको देखने मिलते हैं। ये जो प्लेन्स है अलॉन्ग बे ऑफ बंगाल अगर देखा गया तो ये थोड़े से वाइड है और उसकी है ना लेवल भी अच्छी है, अगर देखा गया तो ये वाइड भी है। इन नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर्ड एज नॉर्दर्न सरकार ऊपर, सदर्न पार्ट में इसको कहा जाएगा कोरोमंडल कोस्ट। बड़ी बड़ी रिवर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहाँ पे डेल्टा बनाती है इसी कोस्ट पे, है ना। डेल्टा मैंने बताया जो डिपॉजिट्स लेके आती है और जब वो समंदर को मिलती है तो वहाँ पे डिपॉजिट्स को रख देती है, डिपॉजिट कर देती है जितने भी वो लेके आई है, तो उससे फिर बन जाते हैं डेल्टा। चिलिका लेक जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है ईस्टर्न कोस्ट पे, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे जो आपको देखने मिलता है। तो चलिए जो जो अभी आपने देखा उसको मैप पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमने बताया कि यहाँ पे आपको नॉर्दर्न सरकार देखने मिलते हैं ऊपर साइड, नीचे साइड आओगे तो आपको कोरोमंडल कोस्ट देखने मिलते हैं, ये डिवीजन है इसका। और देखिए विड्थ ज़्यादा दिख रही है ईस्टर्न घाट्स की। उसके बाद आप अगर आते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ तो वेस्टर्न घाट में भी आपको यहाँ पे मलाबार कोस्ट भी देखने मिलती है। जैसे कि उन्होंने हमें जो चीज़ें बताई थी उसमें हमें देखने मिलती है कि सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो है वो कोकन का पार्ट बनाएगा। उसके बाद आप सेंट्रल पे आओगे तो कन्नड़ प्लेन देखने मिलेगा, थोड़ा साउथ में आओगे तो आपको मलाबार कोस्ट देखने मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ भी देखने मिलती है। विड्थ कम ज़्यादा आपने देख ली दोनों घाट की, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की, ठीक है। तो ये है चिल्का लेक के बारे में बहुत अच्छी बात बताइए। चिल्का लेक जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, जो कि
स्टेट्स में आता है, उड़ीसा स्टेट में आता है, और उड़ीसा स्टेट के साथ साथ वो महानदी डेल्टा के साउथ में आता है। ये आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट पता चलता है। चलिए, तो अगला जो फीचर है वो भी, अगला जो डिवीजन है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, और हमारा जो अगला डिवीजन था जिसको हम कहते हैं इंडियन डेजर्ट तो हमने पढ़ ही लिया, कोस्टल प्लेन्स भी हमने पढ़ लिया। आखिरी पोर्शन पढ़ेंगे दैट इज द आइलैंड्स। अब आइलैंड्स को पढ़ेंगे और फिर आपका रीजन या आपका ये जो टॉपिक है ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। आगे की एनसीईआरटी जो है वो थोड़ी लेंदी है, बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। आइलैंड्स की बात करें तो आपने इंडिया का मेनलैंड देखा, बहुत वास्ट है। उसके अलावा देश में अगर देखा गया तो 2 ग्रुप्स आपको और भी आइलैंड्स के देखने मिलते हैं। आपको ये आइलैंड के ग्रुप पता ही होंगे, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार। तो जहाँ ग्रुप्स आ गए आप फिर से फ्लो चार्ट बनाएंगे और फ्लो चार्ट में आइलैंड्स के भी ग्रुप लिखेंगे। ये आइलैंड होता है, देखिए ऐसा पानी के बीच में इस तरह से दिखता है। लोकेट लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, इसको लोकेट कीजिए, मैं आपको लोकेट करके भी देता हूँ, बट ये काम आपको खुद से भी करने हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ देखने मिल रहा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहाँ पे है और ये मलाबार कोस्ट के पास आपको देखने मिलता है। दूसरी अगर बात की जाए तो आपको अब उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो ये है कि ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इसमें छोटे छोटे कोरल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम पहले के एनसीईआरटीज में पढ़ चुके थे। कोरल के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आने वाले एनसीईआरटीज में भी पढ़ेंगे। पहले अगर देखा गया अर्लियर उनको लक्कादीवी, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड्स कहा जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया है। यहाँ पे छोटे एरियाज भी आपको देखने मिलते हैं 32 स्क्वायर किलोमीटर्स के, है ना। और देखा गया तो कवरत्ती जो है आइलैंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, इसको कैपिटल भी कहा जाता है, हेडक्वार्टर्स है ना। ये जो आइलैंड ग्रुप है यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लोरा और फौना देखने मिलता है आपको, बहुत वेजिटेशन अच्छा है, एनिमल्स भी तरह तरह के देखने मिलती है। पिट्टी आइलैंड जो होता है यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, है ना। वहाँ पे ऐसे कुछ लोग रहते नहीं है, यहाँ पे आपको एक बर्ड सेंचुरी भी देखने मिलती है। ठीक है, कोरल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कोरल के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनीज बना के रहते हैं। कोरल्स कैसे होते हैं देखिए, इमेजिन करते रहिए क्या जो मैं बोल रहा हूँ। कोरल्स जो होंगे वो कुछ पॉलिप्स होते हैं, यानी हम कहेंगे कि पॉलिप्स यानी यही कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जल्दी दिखते नहीं हैं, वो शैलो वाटर में रहते हैं। शैलो वाटर की अगर बात की जाए तो ज़्यादा डिप में नहीं रहते हैं, मड फ्री और वार्म वाटर्स पे वो रहते हैं। उसके अलावा वो कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं और ये जो सीक्रेशन है वो उनका स्केलेटन बनाता है। स्केलेटन जब बनता है तो कोरल डिपॉजिट्स वहाँ पे होने लगते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे तो यहाँ पे रीफ बन जाती है। अगर देखेंगे तो बहुत सारे कोरल्स जो है वो जब उनकी जब डेथ होती है तो उनके ऊपर का जो ये स्केलेटन था, एक्सोस्केलेटन, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट से बना था, वो वहाँ रह जाता है और उसकी ही ज़मीन बन जाती है। ये याद रखिएगा। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये कोरल्स हैं, इनके ऊपर कुछ एक्सोस्केलेटन आता है। जब बहुत सारे होते हैं, देखिए ऐसे पूरी कॉलोनी की कॉलोनी, तो ज़्यादा डीप में नहीं रहते। इसके ऊपर दूसरा बनेगा, इसके ऊपर दूसरा दूसरा दूसरा, इसकी डेथ होगी फिर कोई और रहने आएगा, उसके ऊपर दूसरा बनेगा और करते करते इतने ऊपर आ जाता है। और इनके ऊपर का जो स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो हार्ड होता है, जिस कारण इस तरह से लैंड ही बन जाती है। तो ये लैंड है जो आपको लक्षद्वीप में जो लैंड देखने मिल रही है वो कोरल ही है, इसलिए उसको कोरल रीफ कहा जाता है। ये चीज़ें वैसे मैंने पहले भी आपको बताई थी, बट अभी भी मैंने आपको ये बता दिया। इसके लिए सबसे मेन अगर देखा गया तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरल रीफ का। ठीक है, एटॉल, सर्कुलर, हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स आपको देखने मिलती है। अब हॉर्स शू शेप की आपको पता है, हॉर्स शू की तरह होती है, कुछ हम देखेंगे कि गोल होती है, एटॉल की तरह कुछ आपको देखने मिलेगी इस तरह से। आइलैंड्स आपने देख लिया, आइलैंड्स देखने के बाद आइलैंड्स में आपने देख लिया पहले लक्षद्वीप। अभी आप देखने वाले हो आज का आखिरी पोर्शन जिसमें आप पढ़ने वाले हो निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। अब आपने एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स जो देखोगे बे ऑफ बंगाल के पास, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए आपको दिख रहे होंगे आपके मैप में। इसको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है। ये बहुत बड़े हैं साइज में और न्यूमरस है, बहुत सारे स्कैटर्ड है, टूटे हैं, काफ़ी लंबी ऐसे लेंथ पे है। तो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होते हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो नॉर्थ में उसको अंडमान कहा जाता है, जो साउथ में उसे निकोबार कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो आइलैंड्स होते हैं ये एलिवेटेड पोर्शन है कुछ माउंटेन्स का, यानी अंदर पानी के अंदर जो माउंटेन है उसका कुछ ऊपर आया हुआ पोर्शन है जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स बने हैं। तो जो आइलैंड ग्रुप्स है इनकी
स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारे देश के लिए देखा गया तो स्ट्रैटेजिकली देखेंगे आप उनकी लोकेशन, अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैप में। और यहाँ पे आपको फ्लोरा और फोना भी बहुत अच्छे देखने मिलते हैं इस आइलैंड पे। तो ये जो आइलैंड है ये क्लोज है इक्वेटर के, और हम कहेंगे यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको देखने मिलता है, इस कारण वहाँ बारिश अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट भी काफ़ी अच्छे देखने मिलते हैं। इंडिया में सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है और वो भी आपको बैरन आइलैंड में देखने मिलता है, और वो है बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ये याद रखिएगा, वोल्केनो है इंडिया में, दैट इज है ना, बैरन आइलैंड पे आपको देखने मिलेगा। अब ये हो गया, तो अभी हम इनको लोकेट कर लेते हैं अंडमान निकोबार को। अगर इसको अगर देखा गया मैप पे तो आपने वैसे देख ही लिया, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये बे ऑफ बंगाल और इसके यहाँ पे आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड देखिए लंबे से है, ऊपर के नॉर्थ के कौन से और साउथ के कौन से ये आपको पता ही है, ठीक है। तो नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो अंडमान, साउथ में आएंगे तो निकोबार, ऐसा याद है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो आखिरी का पोर्शन है वो देख लेते हैं उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया है यहाँ पे। तो डिटेल अकाउंट जो है ऑफ जो फिजियोग्राफिक हम कहेंगे यूनिट्स, इससे आपको यूनिक फीचर्स देखने मिलते हैं हर रीजन के। It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its नेचुरल रिसोर्सेज। हर एक के अपने कुछ फीचर्स है जिस कारण इंडिया में बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, ये भी पता चलता है। माउंटेन्स जो है वो मेजर सोर्स है वाटर और फॉरेस्ट का यहाँ पे, और देखा गया तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है यहाँ पे ग्रेनरीज ही है देश के, ऐसा समझ जाइए, कितने सारे खेत है वहाँ। उसके अलावा हम कहेंगे लैंड कितनी अच्छी है उसकी। यहाँ पे हम कहेंगे अर्ली सिविलाइजेशन का ये बेस था, क्योंकि पानी के आसपास ही लोग सेटल्ड हुआ करते थे एग्रीकल्चर के चलते, तो यहाँ पहले लोग भी रहे हैं पहले से ही। प्लेट्यू जो है यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत सारे हैं एंड विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स जो है दे प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़, इसके लिए भी बहुत अच्छे। इसीलिए जो डाइवर्स फिजिकल फीचर है लैंड का है इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट है ना, तो आगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, बट लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लेक्चर के एंड में आपको एक फ्लो चार्ट दूंगा। तो फ्लो चार्ट आपको मैं अभी देने वाला हूँ, तो इसीलिए अभी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। चलिए, तो मेरे साथ आपने जो जो पढ़ा उसके अभी हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले आप यहाँ पे डालोगे फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स जो है वो इंडिया के आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये आप यहाँ पे लिखोगे। फिजिकल फीचर्स के बाद आप आगे जो डिवीजन है उसके बारे में लिखोगे, ठीक है ना। जो भी स्क्रीन पे इसको ड्रॉ करूँ तो सबसे पहला आप आओगे तो वो आएगा हिमालयन माउंटेन्स। मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। दूसरा आप यहाँ पे लिखोगे वो होगा नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा जो आपको देखने मिलता है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। चौथा जो डिवीज़न है वो है डेजर्ट। पांचवा जो डिवीज़न देखने मिलता है वो है कोस्टल प्लेन्स, और सिक्स्थ जो आपको डिवीज़न देखने मिलता है वो है आइलैंड्स, ठीक है। अब हम इनको फर्दर डिवीज़न इसके और भी करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे बॉक्सेस बनाना, आप बॉक्सेस बना सकते हो। आपको जिस स्टाइल में अपने फ्लो चार्ट रखना है वैसे आप रख सकते हो, ठीक है। मैंने बोला कि मेरी लाइन्स यहाँ पे अच्छे से नहीं बनेगी, आपको उतना कंसिडर करना पड़ेगा, बट आपको अपने कॉपीज़ में अच्छे से बनाना है। हिमालयन माउंटेन्स के दो डिवीज़न किए जा सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एंड ऑन बेसिस ऑफ रीजन। रीजन में आप लिख लोगे वो है वेस्ट टू ईस्ट, आप फुल फॉर्म लिखोगे, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। लॉन्जिट्यूडनल में जब हम डिवाइड करते हैं तो जो सबसे पहला आपको देखने मिलता है वो है ग्रेट हिमालय। इसी के साथ साथ इसको इनर भी कहा जाता है, ग्रेट या फिर इनर हिमालय, और इसका नाम है हिमाद्री, ठीक है। सेकेंड वाला जो आप लिखते हो वो है मिडल, इसको हिमाचल कहा जाता है। थर्ड जो आपको मिलता है वो है आउटर, जिसको आप शिवालिक कहते हो, ठीक है। ये हो गया।
अब ये जो रीजन वाइज है, रीजन वाइज में मैं यहाँ पे कुछ आपको और भी इसके डिवीजन बता देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से बनाएंगे क्योंकि आपके बुक्स में जगह होगी अच्छी। तो रीजनल में हम आएंगे तो सबसे पहले पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है ये है इंडस और सतलज के बीच में, लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, ये आपने पढ़ा है। दूसरा जो हमें देखने मिलता है वो है कुमाऊं हिमालय, जो कि आपको सतलज एंड काली रिवर के बीच में देखने मिलता है। तीसरा जो आपको देखने मिल रहा है वो है नेपाल हिमालय, जो आपको काली और तिस्टा के बीच में देखने मिलता है। उसके बाद जो आपको देखने मिलता है वो है असम हिमालय, जो आपको देखने मिलता है बिटवीन तीस्टा एंड दिहांग। ठीक है, ये नदियों के बीच में, ये एक और हो गया आपके। उसके बाद हम नॉर्दर्न प्लेन्स के डिवीजन करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के अगर डिवीजन किए जाए तो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में जो देखने मिलेंगे वो है भाबर। ठीक है, वैसे आपने लिखे ही होंगे भाबर। दूसरा आप लिखोगे भांगर। आप अच्छे से करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे रफ में ही जैसा कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से इसको बनाना है। हुआ तो मेरे जो टेलीग्राम के ग्रुप है उस पर आप अपने जो इमेजेस है इस फ्लो चार्ट की वो शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं चेक भी कर लूँगा। फिर पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसके दो डिवीजन्स आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, पहला डिवीजन है सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो दूसरा डिवीजन आपको देखने मिलता है वो है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ये हो गया पेनिनसुला के। डेजर्ट में हमें कुछ वहाँ पे नहीं देखने मिले हैं। उसके अलावा कोस्टल में जब हम आते हैं तो हमें दो देखने मिलते हैं, एक है वेस्टर्न घाट और दूसरा आपको जो देखने मिलता है वो है ईस्टर्न घाट। इनके भी फर्दर डिवीजन है। वेस्टर्न घाट के फर्दर डिवीजन आते हैं कोंकण, कन्नड़ एंड थर्ड वन मलाबार। ईस्टर्न में देखा गया तो वहां पे दो आते हैं, एक आता है नॉर्दर्न सरकार और दूसरा आता है कोरोमंडल। ये हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है। अगर मेरे साथ साथ नहीं बना होगा तो इसे पॉज कीजिए और इसे पूरी तरह से बना लीजिए। सो आपने फ्लो चार्ट बना लिया। अब आज के जो टास्क थे वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको नेम्स लिखने ग्लेशियर और पासेस के जो कि ग्रेटर हिमालय में, दूसरा आपको स्टेट्स के नाम लिखना है जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट लोकेटेड थे, और तीसरा मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया और रानीखेत हो गया, आपको आपके एटलास में इसको लोकेट करना है। ये आपका आज का टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आज हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा, जो कि एक बहुत बेहतरीन एक टॉपिक था, जो कि बहुत ज़्यादा फैक्ट से भरा हुआ था। इसी तरह से हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, लाइक करके कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। इससे मैं और भी वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। और उसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे उसके भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर कीजिए। उसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।